हर पेशा, हर व्यक्ति दो भागों में बट चुका है, वो दोनों तरफ से गरियाए जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पे हंसू कि रोऊं। सबसे बड़ा जो धोखा मुझे मिला अपने आप से, जहाँ मैं अपने आप को बुद्धू बना पाया गया, वो था अन्ना का आंदोलन। हम लोगों ने उस ताकत को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि भाई सवाल धारा के साथ या विपरीत बहने का है ही नहीं, सवाल अपनी जगह खड़े रहने का है। टीवी न्यूज़ दूरदर्शन से अलग हुई तो ये हुआ कि साहब सरकारी कंट्रोल टेलीविज़न न्यूज़ से हटा। तो ऐसा लगता है कि असली काम हो ही नहीं रहा, अब सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है। हम जब स्टिंग करते थे तो हम सिस्टम की खामियां दिखाना चाहते थे कि यहाँ करप्शन है, ये लोग घूस लेकर काम करते हैं। पत्रकारिता कहाँ छूट गई? सभी लोगों की सफ़ेद बाल और शराब का कंजम्पशन टीआरपी आने के बाद बढ़ा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा होने लगा था, वही इतने सारे चैनल्स खुल गए कि आपस में छीना झपटी शुरू हो गई। उस एरा का टेलीविज़न न्यूज़ अगर हम वापस देखें तो ऐसा लगता है कि गजब कॉमेडी पिक्चर देख रहे हैं। लोगों का तमाशा बनना शुरू हो गया था, छिछोरापन बहुत हो गया है। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सारे संपादक या सारे सीनियर लोगों ने मिलकर सोचा हो कि यार हो गया, हम बहते चले गए, मतलब कोई एक मजबूत आदमी नहीं मिला हमको, अपने बीच में कोई जेपी नहीं मिला। क्राइम, क्रिकेट और सिनेमा और बाकी हम सबका सी हो रहा था। लेकिन निर्भया वाले केस में बहुत साल बाद पब्लिक सड़क पे आई थी विद और विदाउट मीडिया सपोर्ट। वो गिल्ट था मन में, ये एक गिल्ट था कि मुझसे गलती हुई है एक पास में, और क्या मेरा भी इस्तेमाल हो गया है। आपसे कहा गया हो कि यार ये काम करना है और आप उससे सहमत नहीं हुए हो और आपने कहा होगा कि मैं नहीं करूँगा। उस दौर में ना एज अ रिपोर्टर बड़ा दुख होता था, बड़ा दम घुटता था। नितिन की तबीयत खराब हो गई, मर गया नितिन, तो ये नीचे ही गिरते, मतलब ये था कि जर्नी टू द बॉटम है, हम कौन कितना नीचे गिर सकता है। न्यूज़ चैनल पे विज्ञापन नहीं चल रहे हैं, मैं विज्ञापन दिखाने के लिए न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ। जेन्युइन जर्नलिज्म देखना चाहते हैं नितिन, तो जनता को फ्री की चीज़ें देखना बंद करना पड़ेगा। केवल देश बदलेंगे, आपको देश बदलना बदलिए लेकिन धंधा भी लेके आइए। अब आया उठ पहाड़ के नीचे वाला। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा और आज जो हमारे मेहमान हैं मेरे पुराने मित्र हैं। फील्ड रिपोर्टिंग में बहुत काम किया उन्होंने, बड़े बड़े रिपोर्ट्स उनके नाम पर हैं, बहुत बड़े एंकर हैं टेलीविज़न के। और उनकी सबसे बड़ी खूबी जो ये है कि आज के युग में जब हर पेशा, हर व्यक्ति दो भागों में बट चुका है, वो दोनों तरफ से गरियाए जाते हैं और दोनों तरफ से ये उतना ही सम्मान या अपमान पाते हैं। सुमित अवस्थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो ये दोस्ती निभाई थी दोस्ती निभाई थी कि भाई ये बहुत रेयर लोग हैं ये, और मैं दिल से कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दोनों तरफ से गाली खाते हैं। तो ये पेशे के प्रति ईमानदारी जो है वो ही इस सम्मान को दिला सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पे हंसू कि रोऊं। नहीं देखिए, अब आप तारीफ कर रहे हैं, नो डाउट, आपके इंटेंशन सवाल नहीं, लेकिन जो लोग देखेंगे वो समझेंगे अभी तक तय ही नहीं कर पाया। हाँ, क्योंकि नहीं आपने तय कर लिया ना, मैं यही पूछ रहा हूँ। तो आपने जो तय कर लिया, मैं यही पूछ रहा हूँ कि इस माहौल में, और क्या माहौल है एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सबको पता है कि टेलीविजन मीडिया, हर तरह का मीडिया दो खेमों में बट चुका है मोटा मोटा। आप सवाल जेन्युइन करते हैं, अगर आप पक्ष से सवाल करते हैं तो कह देते हैं भाई आप उनके चमचे हैं, अगर आप विपक्ष से सवाल करते हैं तो कह देते हैं आप गोदी में बैठे हैं। और वो हैं लोग, ऐसे लोग हैं जो एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। ऐसे में अपने आप को बनाए रखना और एक तरह की न्यूट्रलिटी बनाए रखना और उसमें दोनों तरफ से गाली भी खाना, दोनों तरफ से ट्रोल होना, ये मैं बातचीत की शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि ये कैसे संभव कर पा रहे हैं। नितिन, पता ही है आपको, आपसे मतलब आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो देख रहे हैं उनके लिए वाकई में मुश्किल काम है। इस दौर में जब आपको एक तरफ खड़ा करने के लिए तमाम ताकतें कोशिश करती है कि एक तरफ धकेल दिए जाओ, एक तरफ धकेल दिए जाओ, और जिनकी तरफ नहीं धकेलो, जिनकी तरफ नहीं आओ, वो भी धकेलती हैं कि आप उस तरफ चले जाओ लेकिन खुल के आ जाओ ताकि हम आपको गाली दे सकें। तो दिक्कत तो होती है। शायद अपब्रिंगिंग ऐसी थी, शायद माहौल ऐसा था घर का, जो पढ़ा किताबों में और जो समझ में आया और जो जैसा आसपास का एटमॉस्फेयर रहा, वो शायद ऐसा ही था कि यार ये हम लोग इस प्रोफेशन में इसलिए हैं। ये बात तो बड़ा क्लियर थी कि हम कोई देश बदलने नहीं आए, हमारे किसी काम करने से देश नहीं बदलेगा, पर कम से कम हम देश बदलने की दिशा में सोचे तो सही। हम वो
काम तो ऐसा कर सकें कि कम से कम पब्लिक हमसे पूछे कि भाई आप जो काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इतना सही पर्पस था, कोई बहुत बड़ी मशाल लेके नहीं निकला था मैं, पर इतना जानता था कि कहीं खड़े नहीं होना है, साथ में रहना है, बीच में रहना है, ताकि इनसे भी पूछ सके उनसे भी पूछ सके। एक सबसे बड़ा जो मतलब एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं, सबसे बड़ा जो धोखा मुझे मिला अपने आप से, जहां मैं अपने आप को बुद्धू बना पाया गया, वो था अन्ना का आंदोलन। और उसके वजह से हम लोग सब बह गए थे उस दौर में। और मुझे अपने वो पीस 2 कैमरास, अपनी वो रिपोर्टिंग उस दौर की याद है कि जब मैं गांधी का दौर और लोहिया की बात करता था, क्योंकि गांधी देखा नहीं थे, लोहिया को देखा नहीं था, किताबों में पढ़ा था। जेपी का भी खाली पढ़ाई था, मतलब हाँ, उस टाइम छोटे थे, बिल्कुल। हाँ। तो वो उसका आइडिया था नहीं, लेकिन वो ऐसा मान लिया कि यही हमारे जीवन का यही वो मोमेंट आ गया है, इसको जी लेना चाहिए। तो तिरंगा हाथ में लेकर, और आप माइक भूल गए, तिरंगा हाथ में आ गया, और तिरंगा को भी आपने अपने पर्पस के लिए, क्योंकि आपको दिखाना था कि आप एक मूवमेंट के साथ खड़े हैं। तो वहाँ से अब समझ में आता है, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, जो हम सामने हो रहा होता है ना, वो दरअसल हो नहीं रहा होता है। आप उसको एहसास ही नहीं कर पाते कि उसके पीछे कितनी ताकत है। और वो शायद बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर था कि सब पत्रकार, जो कि माना जाता है कि सवाल पूछेंगे, खोजेंगे, दे डिग डीप, सब बह गए थे उसमें। बिल्कुल। आपकी किताब भी आई है अनफिनिश्ड, हम उस पर बात करेंगे जरूर, जी। क्योंकि मतलब अभी आई है तो उस पर बात जरूर होगी। लेकिन ये जो आपने बात उठाई कि भाई सवाल धारा के साथ या विपरीत बहने का है ही नहीं, सवाल अपनी जगह खड़े रहने का है। बिल्कुल। कि धारा कहीं से भी आ रही हो, हमें अपनी जगह खड़े रहना है। तो हम और आप या और लोग जो उस वक्त पत्रकारिता में आए, और सबको हमें सिखाया गया हमारा काम है सवाल पूछना, जो भी जिसके जो जवाब दे है उससे सवाल पूछना, जिम्मेदारी को 100 साल पहले 50 साल पहले नहीं टाल देना। और उसी जज्बे से आए थे। हमारा काम था कि भाई जानकारी को, हमारे पास एक टूल था, टेलीविज़न की ताकत थी, आम आदमी तक पहुंचाना, और बड़े ईमानदारी जज्बे के साथ ये काम शुरू किया गया। और आपने भी फुल टाइम काम लेट 90s 98 97 के आसपास शुरू किया। मैंने 99 में शुरू किया। पहला टीवी चैनल 24 घंटे का आ गया था, प्राइवेट न्यूज़ जी के साथ आ गई थी, आज तक बुलेटिन चला रहा था, न्यूज़ टुनाइट NDTV कर रहा था। इस दौरान से आज करीब 27-28 साल हो गए हैं। जो जर्नी रही है जर्नलिज्म की, उन पड़ावों पे हम पहले बात करते हैं, Sure. फिर मैं आपकी व्यक्तिगत जिंदगी पे आएंगे, है ना। तो शुरुआती दौर में जब टीवी आया, टीवी न्यूज़ दूरदर्शन से अलग हुई, तो ये हुआ कि साहब सरकारी कंट्रोल टेलीविज़न न्यूज़ से हटा। वो उस वक्त की सरकारों ने ही किया, जब प्राइवेट बुलेटिन्स आज तक और न्यूज़ टुनाइट दूरदर्शन पर आने लगे कि हमारी खबर ये है, पर हम साथ में आपको ये भी दिखा रहे हैं जो कि प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड है। न्यूज़ ट्रैक के वीडियोज़ आते थे, वीडियो कैसेट पे आने लगा। जब टीवी न्यूज़ 24 घंटे की हुई, और मैं उस वक्त NDTV में था, जो पहला स्टार न्यूज़ जो पहला चैनल था, जो जज्बा था, जो कहानियाँ ढूंढने का, कहानियाँ वेरीफाई करने का, उस पर कॉल और उसके प्रोडक्शन पर ध्यान देने का कि टीवी की स्टोरी है तो एडिट होगी ढंग से, भले 2 घंटे बाद जाए, टेक्निकली कैमरामैन फ्रेम बनाएगा, अच्छे से शूट करेगा। वहाँ से अगले 3-4 साल में ही जब बाढ़ आई चैनल्स की, ये सारे मापदंड गिर गए। वो आपने देखा है प्रोसेस। बिल्कुल। तो ये उस वक्त क्या एहसास था कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, या जो एक थमी हुई स्ट्रक्चर्ड न्यूज़ थी पहले 3-4 साल की, स्पोर्ट्स का बुलेटिन है, मौसम की खबरें हैं, सब कुछ स्ट्रक्चर बिजनेस था, सब कुछ आर्ट एंड कल्चर था, हर चीज़ सुरभि थी। तो उस स्ट्रक्चर को, जब वो स्ट्रक्चर से हमने शुरू किया और वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे ढहना शुरू हुआ, और आप उस प्रोसेस में रहे, तो उस वक्त से बातचीत शुरू करते हैं कि उस वक्त कैसे आपको लगा कि यार अभी तो मैंने ये सीखा था, नया टीवी करना, बिल्कुल, और ये ऐसे होता है, मुझे पता था, अब ये फिर ढा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। बिल्कुल। तो मतलब ये जो 3 दशक बीते हैं, इसमें मैं तो मेरे प्रोफाइल में मैं लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ कि हम तो उस ज़माने में हैं जब कोई सा जी नहीं था, और अब 5G और 6G का ज़माना आ गया है। तो हमने वो पोस्ट कार्ड जी से लेके और यहाँ तक की जर्नलिज्म देखा है। बहुत बिल्कुल ठीक कहा नितिन आपने, और ये इस बात का एहसास हम सबको बहुत होता है कि जिस तरीके से चीज़ें बदली और जितनी तेज़ी से बदली, क्योंकि हम लोग अडॉप्ट कर पाए तो हम लोग 28-30 साल तक सर्वाइव कर गए। जो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो अपने साथ के लोग, आप याद करिए, आपको भी कई नाम याद आ जाएंगे, मुझे भी कई नाम याद आ जाएंगे, जो धीरे धीरे पीछे छूटते गए। तो हमारी शायद वो अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी, हम करते गए, हम चीज़ों को समझते गए, अपनाते गए और आगे बढ़ते गए।
पर इसमें जर्नलिज्म वाकई में पीछे छूट गया। जो पत्रकारिता जिसकी आपने बात की वो बहुत पीछे छूट गया आज की डेट में। मतलब अगर मैं जंप लूँ और एक लीप जंप जनरेशन जंप जिसको कहते हैं उसकी भाषा में, तो ऐसा लगता है कि असली काम हो ही नहीं रहा, अब सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब सिर्फ आपने लास्ट स्टोरी कब देखी थी कोई टीवी पे? स्टोरी कब देखी थी कि याद नहीं एक आती है। रिपोर्टर गया है कहीं पर, एक खोजी, उसमें उसने कोई स्टोरी की है कि ये होता है, ये होता है, इनका ये बाइट ली, इन्होंने ये कहा, वो एडिट हुई, जो स्टोरी बनती थी। बिल्कुल। कब देखी थी लास्ट? मतलब स्टोरी, मतलब अगर आप स्टोरी को इम्पैक्टफुल स्टोरी की बात कर रहे हैं तो वो याद नहीं आती, लेकिन ऐसी स्टोरीज की बाढ़ आई और वहाँ पे इवेंट कवरेज है, इवेंट कवरेज है, वहाँ पर ये दिक्कत हो गई और उसको पानी नहीं मिला और खाना नहीं मिला। इवेंट कवरेज तो हो रही है, इवेंट कवरेज ही हो रही है, अब मैंने सिर्फ इवेंट ही हो रही है। अब देखिए ना, हर न्यूज़ चैनल से जो इन्वेस्टिगेटिव टीम थी वो बंद हो चुकी है। आप जानते हैं इस बात को, ये फैक्ट है। हम लोग जब एबीपी न्यूज़ में थे तो हम इन्वेस्टिगेशन टीम चाह कर भी नहीं खड़ी कर पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा लीगल रेमेडीज़ आपके ऊपर, लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर लगा दिए हैं कि आप कैमरा हायर नहीं कर सकते। अगर कैमरा हायर करेंगे, इन केस कभी कहीं कोई केस हुआ तो जहाँ से कैमरा हायर किया गया, स्टिंग कैमरा, वो भी पार्टी बनेगा, तो वो व्यक्ति आपको कैमरा देता ही नहीं है। आप खुद कैमरा अगर रख लें तो क्यों आप रख रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या स्टिंग करना चाहते हैं। तो जो सिस्टम के अंदर की खामियां थी, दरअसल हुआ क्या ना नितिन, छिछोरापन बहुत हो गया है। अब आज की तारीख में हम जब स्टिंग करते थे तो हम सिस्टम की खामियां दिखाना चाहते थे कि यहाँ करप्शन है, ये लोग घूस लेकर काम करते हैं। अब क्या हुआ, हर आदमी अपना मोबाइल फ़ोन लेके अपने आप को जर्नलिस्ट बना लिया उसने, और आप बाज़ार में जा रहे हैं, आगे आगे एक महिला चल रही है, उसके पीछे एक कैमरा चल रहा है, और आपने उस महिला, गलती से उस महिला की तरफ देख लिया है, उस पूरे प्रोसेस को देख लिया और आपकी नज़र उस कैमरे में कैद हो गई, तो वो कल अपने यूट्यूब चैनल पर या अपने फेसबुक पर गोला बना के चला देगी, हमको वाहियात नज़रों से देख रहे थे। अब वो नज़र कैसी थी किसी को आइडेंटिटी नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको एक सोशल स्टिग्मा जो है, इसने इतना ज़्यादा लोगों को या तो मतलब डरा दिया है, कॉशियस कर दिया है, तो अब कोई काम करना नहीं चाहता है। तो एक तो वो सरकारी बंदिशें आपके ऊपर लागू हुई कि आप कैमरा नहीं ले सकते, आप स्टिंग ऑपरेशन में करेंगे तो आपका इतनी जगह आपको मुकदमेबाजी में फंसना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जब आप सोशल मीडिया के ज़रिए, हर व्यक्ति जब जर्नलिस्ट बना फिर रहा है और उनको लगता है कि हम, अब जैसे मैं एक बड़ा वाहियात सा, बड़ा अजीब सा वीडियो देख रहा था कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर। एक यूट्यूबर हैं, वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पहुँचे और खटखटा रहे हैं दरवाज़ा, मैं भूल रहा हूँ पूरा किस्सा, और गार्ड कह रहा है कि वो घर पे नहीं है। नहीं, वो तो है, मतलब ज़बरदस्ती करके वो शूट किया, डाल दिया कि मैं वहाँ पहुँचा, मिले नहीं, घुसने नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट। तो ये कौन सा जर्नलिज्म है? मतलब मुझे याद आ रहा है किस्सा, जब ये शुरुआत जो हम बात करते ठहरने की, कि इनसे पूछ लो, इनका उनसे एक एक्ट्रेस थी कि इनका आमिर खान से अफेयर तो नहीं चल रहा है। उन्होंने कह दिया नहीं चल रहा है, तो यार खबर हो गई है तो खंडन किया भाई, कुछ होगा तो खंडन करेंगे ना। तो ये मतलब जो आप कह रहे हैं छिछोरापन शब्द आपने यूज़ किया, ये अच्छा हुआ कि आपने कर लिया, तो मुझ पर इल्ज़ाम नहीं आएगा ये कहने का। मैं महा छिछोरेपन की बात कर रहा हूँ। तो ये सच है कि आज कैमरा जो एम्पावरमेंट है मोबाइल में, वो कर्ज भी है, बहुत बड़ा कर्ज भी है। तो हम वापस चलते हैं सदी के परिवर्तन के समय पे, है ना। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी चेंज ये हुई कि बड़े वाले जो कैमरास थे, पैनासोनिक और सोनी के, वो बदल के आ गए, पीडी आ गया मार्केट में। मैं इसको विजुलाइज कर देता हूँ दर्शकों के लिए। जब मैंने शुरू किया था तब लो बैंड और हाई बैंड का ज़माना था। रिकॉर्ड आज की तारीख में आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है, आपको माइक वाइक की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब तामझाम की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आवाज़ हो जाती है। ये हम लोग सिर्फ शो के लिए लगा रखा है, हाँ, नहीं, शो के लिए नहीं, आवाज़ अच्छी भी आती है, मतलब इस शो के लिए लगा रखा, इस शो के लिए। तो वो बड़ा सा कैमरा, इतना बड़ा कैमरा, सीसीयू कैमरा होता था, जिसमें एक बड़ी सी केबल लगती थी सीसीयू, और आप कंधे पे ट्राइपॉड, वो वीटीआर टांगते थे, रिकॉर्डर जिससे रिकॉर्डिंग मशीन अलग होती थी। रिकॉर्ड टेप जो है, इतना बड़ा टेप कैमरा में नहीं लगता था, वो अलग एक रिकॉर्डर में लगता था, और वो तार, एक आदमी उसको एक कंधे पे तार का लच्छा, जैसे शहनशाह में अमिताभ बच्चन की रस्सी थी, और एक झोला लेके चलता था। कैमरामैन कैमरा पकड़ा हुआ है जिसका वजन अपने आप में 20 किलो के आसपास है, आप वीटीआर पकड़े हुए हैं जिसका वजन 10, 12, 13 किलो है, तो 2 आदमी लगते थे किसी भी शूट पे जाने के लिए। और जो ट्राइपॉड उस कैमरे के साथ होता था, जो बहुत लाइट हो गए हैं ट्राइपॉड, वो ट्राइपॉड भी 15, 17 किलो के होते थे, तो उसको उठाने के लिए तीसरा आदमी लगता था। तो एक यूनिट काम करती थी, एक टीम की भावना आती थी। आपको लगता था कि 3 आदमी जा रहे हैं, फिर एक रिपोर्टर चाहिए जो माइक पकड़ रहा है, आप सवाल जवाब कर रहा है, तो 3-4 आदमी की टीम मूव करती थी। अगर आप ड्राइवर को भी मिला ले गाड़ी के अंदर, तो 5 आदमी की टीम अमूमन शूट पे मूव करती थी। अब आप अकेले हो गए, अब आप
शहंशाह हो गए, अब आप मनमाने हो गए, अब आपको किसी की कोई चिंता नहीं है, जिससे जो चाहे सवाल कर सकते हैं, जो चाहे अपने अंदर की जो खुंदकें हैं, अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, अपने अंदर की जो भड़ास हैं, वो आप किस अंदाज में सामने वाले से पूछते हैं, ये चीज़ें उस पर आ जाती हैं। तो वो ज़माने से लेके आज के ज़माने में आने में टेक्नोलॉजी ने ये मदद तो कर दी हम लोगों की, पर ये जो हम आपने जहाँ से शुरू किया था, मैं वही वापस ला रहा हूँ, पत्रकारिता कहाँ छूट गई। आज भी हम सवाल जवाब कर सकते हैं, आज भी हम लोगों से पूछ सकते हैं, पर क्यों इसलिए पत्रकारिता ख़राब होती है नितिन, कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है चीज़ों पे, और वो कंट्रोल दिखता है और कंट्रोल ऑब्वियस हो गया है, और ये चीज़ें दुनिया में जा रही हैं। इसलिए अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों की बात करें तो भारत की पत्रकारिता को कोई बहुत अच्छा नहीं मानता। हमारा आप कितना भी झंडा लेके चल लें, नहीं मानता कि हम जो है वो दुनिया के सबसे अच्छे बड़े लोकतंत्र हैं, पर दुनिया के मुल्कों में जो छोटे छोटे मुल्क हैं, इंडेक्स में बहुत नीचे हैं, बहुत ही नीचे हैं। दुनिया के छोटे छोटे मुल्क जो है वो आप पे हंसते हैं कि ये आपके जर्नलिज्म हो रहा है। भाई हमारे यहाँ जब ये शुरू हुआ टेलीविज़न न्यूज़ और 24 घंटे के, तो वापस मैं वहीं जाता हूँ कि एक चैनल था, 2 चैनल हुए, फिर उस एक चैनल से ही पोच करके बहुत सारे चैनल लॉन्च होना शुरू। 2003 के आसपास एक बाढ़ आई, 3 से 5 के बीच में धड़ मशरूमिंग हुई। जब मशरूमिंग हुई तो होड़ लगी, और हम सब उस टाइम जोश जवानी से भरे हुए थे कि दुनिया बदलनी है हमको, है ना, उस टाइम तो यही था। हाँ बिल्कुल। तो जब होड़ लगी, और होड़ लगने के बाद एक नई चीज़ आई मार्केट में, इसका नाम था टीआरपी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहली बार एक चैनल में मैं काम कर रहा था, तो आज तक वही कर रहा था उसमें क्या, और तब जी बड़ा हुआ, 24 घंटे का हुआ, और आज तक का दफ्तर बम्बई में नारिमन पॉइंट होता था, तो बगल में कहीं आग लग गई थी। तो इस बात पे खुश थे कि ये लोग जब तक आएंगे वर्ली से, हमने तो विजुअल भेज दिए। तो आग लगी है और लोग खुश हो रहे थे। तो वो पहली बार मैंने कंपटीशन देखा कि हमने बीट कर दिया कंपटीशन को, क्योंकि आग हमारे पड़ोस में लगी है। तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये वहाँ से माइंडसेट शुरू होता है। बिल्कुल। तो जब टीआरपी आई, और आप चूंकि ये तो मतलब आपने, सॉरी मैं बीच टोक रहा हूँ, ये दौर भी हमने देखा नितिन, उस दौर में मतलब 2002-03 में कोई पत्रकारिता अपने परम पे पीक पे नहीं थी, पर इससे बेहतर थी, ये हम कह सकते हैं। उस दौर में ये सब चीज़ें बहुत होती थी कि ये गेस्ट हमको मिल गया, ये गेस्ट उसको ना मिलने पाए। ये भी इस तरह का कंपटीशन हो गया था कि पार्लियामेंट में दौड़ रहे हैं, अपना बाइट ले लिया, अपना इंटरव्यू कर लिया, और बताया नहीं किसी को। अपना जब चल गया, अपलिंग हो गया, तब उसके बाद कंपटीशन को बताया कि मैंने आज उससे बात की। तो जब होड़ शुरू हुई, ये होड़ शुरू हुई और टीआरपी आई, और आप टीआरपी मीटिंग्स में बैठते थे, दिल्ली में थे आप धीरे धीरे वरिष्ठ होते जा रहे थे, 2-4 बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे तनाव की वजह से। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों की सफ़ेद बाल और शराब का कंजम्पशन टीआरपी आने के बाद बढ़ा है, जितने भी उस वक्त के पत्रकार थे, है ना। तो जब टीआरपी आई ज़िंदगी में कि यार ये भी कोई चीज़ होती है, रेटिंग आना शुरू हुई। तो शुरुआती दौर, और हम अभी जब 2006 वाली बात पे, आईबीएन से पहले की बात करेंगे अभी, वहाँ तक के दौर में टीआरपी का असर कितना था? हाउ वॉज इट ड्राइविंग द कंटेंट, और वॉज इट जस्ट एनालिसिस कि यार देखो इस तरह कंटेंट को इस तरह के लोग देखते, पर हम करेंगे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं आती रेटिंग कोई बात नहीं है। अब जैसे हो सकता है इस इंटरव्यू को 50 लोग देखे, होता 50,000 लोग देखे, पर हम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो जब रेटिंग आई, तो शुरुआती दौर में कैसा था? क्योंकि मैं नहीं था दिल्ली ऑफिस में, मैं मुंबई में बैठता था तब। नहीं, रेटिंग का प्रेशर तो होता था, क्योंकि हर हफ्ते आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। वही बात है जैसे कि आप क्लास 7th का एग्ज़ाम दें और फिर आपको लगेगा रे तो फर्स्ट डिवीज़न आई नहीं, सेकंड डिवीज़न आई, तो भाई आप पास तो हो गए हैं, पर ये होता था कि 8th में जाएंगे तो अच्छा करें, जब माँ बाप का प्रेशर होता था। तो वो हर हफ्ते का प्रेशर तो था कि टीआरपी बेसिकली एनालिसिस होता था कि आपने जो पिछले हफ्ते काम किया उसका कैसे पब्लिक ने कितना पसंद किया, ना पसंद किया। और कंपटीशन में क्योंकि 2, 3, 4, 5 चैनल थे, ज़्यादा उतनी भीड़ नहीं थी चैनलों की, तो एक तरीके से स्वस्थ था वो चीज़ें, उतना ख़राब नहीं हुआ था। और रेटिंग की वजह से विज्ञापन मिलते थे, सरकारों का प्रेशर नहीं था, गवर्नमेंट एड्स का उतना ज़ोर नहीं हुआ करता था। सरकारें भी चाहती थी, इनफैक्ट वो दौर था कि जब सरकारें कुछ अच्छा काम करें, मंत्री कुछ अच्छा काम करें, तो चाहते थे कि वो इंटरव्यू दें प्राइवेट चैनल पे जाके। दूरदर्शन तो खैर है ही उनके पास, पर प्राइवेट चैनल भी हमारी तारीफ़ कर दें। तो वो दौर था कि वो चाहते थे। अब तो बिना चाहे भी कर रहे हैं, अब तो खुद ही बना के देते हैं और कहते हैं चला लेना। इसका मतलब काफ़ी होता है। हाँ। इसके आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उस दौर में टीआरपी से आप अपने काम को इवेलुएट करते थे, और अपने काम को और बेहतर करने के लिए आप प्रोसेस में आते थे, अपने से या कंपटीशन से कैसे बेहतर किया जाए। पर वो जो कंपटीशन होता है ना, इतना ज़्यादा फियर्स होता गया, इतना ज़्यादा गंदा होता गया। फिर वो कब 2006 आया, और 2006 के बाद कैसे
न्यूज़ रूम बदला। 2006 पे तो हम लोग अलग से बात करेंगे, मतलब अभी इसी में अलग से बात होगी 2006। उस दौर में आप करिए ना, तमाम स्टिंग ऑपरेशंस होते थे 2006 के पहले के। आज तक के स्टिंग ऑपरेशंस याद करिए, एनडीटीवी की रिपोर्टिंग याद करिए, करगिल वॉर याद करिए, सब चीज़ें सब पब्लिक के सामने हैं। ये सब इंडिया में हमने देखा है, और ये प्राइवेट न्यूज़ होने के बाद ही चीज़ों और इंटरनेशनल इवेंट्स, अफगानिस्तान हमारे यहाँ से, हाँ, अफगानिस्तान प्रबल वगैरह गए, प्रभात जी गए थे, हाँ, तो लोग गए थे। तो इस दौरान जो मुझे याद है कि एक चैनल बड़ा अच्छा लॉन्च हुआ, नया चैनल लॉन्च हुआ साहब उसमें, और रजत जी का चैनल था, इंडिया टीवी था। और मुझे याद है कि शायद मेनका गांधी, तरुण तेजपाल और रजत जी पहला पोस्टर्स ये लोग थे होर्डिंग्स पे, और बड़ा क्रेडिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, बहुत अच्छे फीचर स्टोरी से शुरू हुआ। फिर तकलीफ हुई कि साहब सैलरीज नहीं मिल रही हैं लोगों को। फिर 3 स्टिंग किए उन्होंने, तीनों सेक्स स्टिंग्स थे। एक कुछ मंदिर वाला था कहीं पे, और एक बिहार के कुछ नेताओं का कुछ था, वो सब दोनों नहीं चले। फिर तीसरा जो रुचि रिपोर्टर चला, वहाँ से रेटिंग आना शुरू हुई। एज अ विटनेस टू द इंडस्ट्री एंड यू वर पार्ट ऑफ इट। उसके बाद 2006 आया, मतलब जब मशरूमिंग हुई, जब ब्रांचिंग आउट ऑफ चैनल्स हुई, आप IBN 7 लॉन्च हुआ, चैनल 7 को टेक ओवर किया गया। तो ये खबर क्या है, इसकी परिभाषा जब बदलनी शुरू हुई, जब चैनल 7 था जागरण का, तो इन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये स्टिंग करते थे। तो इन्होंने कोई एक सो दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू पीपल्स प्राइवेट लाइव्स, जिसका जिस दौरान फिर 2006 में वो एक प्रोफेसर है बटुकनाथ, उनका अपनी छात्रा से इश्क हो गया। एक पुलिस वाले साहब थे जो राधा बन के नाच रहे थे, नाग नागिन, एलियन, ये कंटेंट जब बनना शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से आपको लगता है हुई, और ये कैसे इस ट्रैप में सब फंसे? मैं सिर्फ, सबको पता है ये होता था 2005-06, मतलब आज जो बच्चा 20 साल का उसने नहीं देखा वो एरा, पर उस एरा का टेलीविज़न न्यूज़ अगर हम वापस देखें तो ऐसा लगता है कि गजब कॉमेडी पिक्चर देख रहे हैं। मतलब खुद दुख होता है, लेकिन अगर आप न्यूट्रल देखें तो लगता है कि ये न्यूज़ है। मतलब उससे तो बेहतर आज भी हो रहा है, कम से कम न्यूज़ तो हो रही है, न्यूज़ तो हो रही है, इवेंट तो कवर हो रहा है कि बाढ़ आ गई। तो वो जो नाग नागिन अफेयर्स, सेक्सुअल दिस थिंग, और वो तांडो, ये सब उस 2005-06 का पीरियड था। इसकी शुरुआत जब हुई तो क्या रिएक्शंस थे? मतलब एक आप मान लीजिए कि जरा इमेजिन करिए कि आप उस मीटिंग में बैठे हैं, मॉर्निंग मीटिंग में, आप एडिटर हैं, अब टीम लीडर थे आप दिल्ली की टीम के, तो क्या चर्चा हो रही है और क्या उसमें घुसना है, नहीं घुसना है, निकलना है, नहीं करना है, ये जरा बताएं कि होता क्या था। हाँ, समझ गया मैं आप जो पूछना चाह रहे हैं। 100 दर्शक थे, उन 100 दर्शक को 4-5 चैनल केटर करते थे। किसी के पास 40% हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है। अब वो 100 दर्शक की जो परिधि है उसके अंदर 15 चैनल हो गए, तो जिसके पास 40% की रेटिंग आती थी वो घट के 12-15% पे आ गया। नंबर 1 बना हुआ है लेकिन 12-15% पे आ गया। और बाकी जो चैनल लॉन्च होते गए वो कोई 1%, 2%, 3%, 7% पे, तो वो दर्शकों का दायरा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा जितनी तेज़ी से चैनल बढ़ गए। तो उस चक्कर में क्या हुआ, अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक स्टोरी खूब चली थी उन दिनों में। एक कार ऐसी है जिसको कोई चला नहीं रहा है और वो चली जा रही है। टार्ज़न द वंडर कार टाइप की कार ये ऐसे कोई फुटेज आया था कहीं पे कि, और वो कार खाली रोड पे चली जा रही है। उसको खूब लोगों ने देखा जब रेटिंग्स आई कि यार इस तरह की जो लोगों को अतरंगी चीज़ें, विस्मयादिबोधक, जिसमें अरे ये कैसे हो सकता है वाला भाव होता है एक, और इसको अगर कंटिन्यूसली दिखाया जाए तो आपकी जो व्यूवरशिप है वो लंबी देर तक टिकता है, जो दर्शक आता है वो लंबी देर तक टिकता है। तो जो कहानी 2 मिनट की होनी चाहिए थी वो कहानी 2 घंटे की कब हो गई आपको पता ही नहीं चला उस TRP के प्रेशर में। फिर एक और कहानी हुई और उसने बहुत कुछ बदला। आई थिंक वो जी की स्टोरी थी, वो बच्चा गड्ढे में गिर गया था, प्रिंस, और उस पर जी न्यूज़ ने लगातार 2-3 दिन तक कुछ और किया ही नहीं, वो प्रिंस का ही कवरेज करते रहे। और इतना प्रेशर क्रिएट हुआ बाकी चैनल्स पे, हम लोग कंपटीशन में थे कि हम लोग उसको कितना भी छूने की कोशिश करें। जब हमारी टीमें भी गई, हम भी गए, पर वो स्टोरी जी के नाम से बन गई। आज भी हम 20 साल बाद भी जी के नाम से याद कर रहे हैं। तो गुड़िया उसके बाद जी ने गुड़िया, जैसे गुड़िया है एक अगर इस चलिए, प्रिंस तो फिर भी एक घटना हुई जो कि
सवाल था कि भाई गड्ढा क्यों छोड़ा गया और इतने और उसके बाद अचानक बहुत सारी खबरें आने लगी, बहुत सारे बच्चे गिरने लग गए। पर गुड़िया है, अब ये बहुत ही जाती मामला था। सो टेलीविजन कोर्ट पहली बार जो लगाया पहली बार लगाया, बिल्कुल। तो वो उस वक्त आप मतलब आप किस वक्त, आप आज तक में थे? मैं आज तक में मैं आज तक में था। तो जो गुड़िया के रिश्तेदारों की हिचकतानी थी कि आज तक के स्टूडियो में बिठा लो, यहाँ बिठा लो, उस पर थोड़ा प्रकाश आप डालें। उस दौरान लगता था कि हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो सोचते हैं कि उन व्यक्तियों पे क्या गुजर रही होगी। जब आप उन गुड़िया के परिवार के बारे में सोचें तो वो भी आज अपने आप पे हंसते होंगे या रोते होंगे कि यार किस दौर से हम निकल कर आए हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा होने लगा था, वही इतने सारे चैनल्स खुल गए कि आपस में छीना झपटी शुरू हो गई। इनफैक्ट एक अगर कोई गेस्ट को अपने यहाँ बिठा ले, अगर कोई आपके स्टूडियो में आ जाए और दूसरा चैनल उसको अगर लेने आए कि भाई अगला 1 घंटा 2 घंटा हमारे यहाँ चलिए, तो आप छोड़ते नहीं थे उसको, अपने स्टूडियो में इंगेज करके रखते थे ताकि कंपटीशन के पास ना चला जाए। आप ये इंश्योर करते थे उस दौर में कि भाई किसी भी तरीके से आज की रेटिंग मेरे पास रहे, आज का प्राइम टाइम मैं ले लूँ, उसके बाद फिर देखा जाएगा, इस कहानी को मैं पूरी तरीके से निचोड़ लूँ। तो ये वो दौर वही 2004, 5, 6, 7 वाला दौर है। लोगों का तमाशा बनना शुरू हो गया था ना। हाँ, न्यूज़ रूम जो थे वो जैसे आपने कहा कि पब्लिक कोर्ट रूम बन गए और उसमें ऐसी कहानियाँ ढूंढी जाने लगी जहाँ पर हम लोगों के पारिवारिक रिश्तों को या निजी रिश्तों को लाके आपस में सुलझाने की कोशिश करने लगे या झगड़वा देने लगी, कोशिश करने लगे। बेसिकली झगड़वाते ही थे, लेकिन कहते थे कि सुलझा रहे हैं। गुड़िया की कहानी जो है वो ये है कि एक महिला थी, उसका पति फौजी था, उसको मरा मान लिया गया था और फिर उसका दूसरा निकाह हो गया था और वो एक दिन वो फौजी वापस लौट आता है। मेरे ख्याल से मेरठ के आसपास की गांव की किस्सा था और उसको टेलीविज़न पे ये डिबेट की वही वो गुड़िया किसके साथ रहेगी, धर्म क्या कहता है, अदालत क्या कहती है, क्या फ़ैसला होना चाहिए, ये एक पूरा तमाशा टेलीविजन पे कोर्ट लगाया गया था और वो दैट इज द स्टोरी ऑफ गुड़िया। मैं खाली कॉन्टेक्स्ट दे रहा था क्योंकि अधिकतर लोगों को याद भी नहीं होगा, हम लोग खुद भी भूलते जा रहे हैं। सोचना पड़ता है, ध्यान डालना पड़ता है। तो ये उस दौर में है ना, ये ऐसी चीज़ें शुरू हुई और उसकी बहुत बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि अचानक से बूमिंग ऑफ चैनल्स हो गया, अचानक से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो गई और सबको लगने लगा कि ये सबसे अच्छा तरीका है, बजाय सीरियस गंभीर मुद्दों पे बात करने के इस तरह की चीज़ें करो कि जो अतरंगी हैं, जो बेतुकी हैं, जो आप सोच के हंसते हैं। इस वजह से धीरे धीरे डिटोरेशन आता रहा और वो डिटोरेशन इस लेवल तक चला गया कि आप आदमी के बेडरूम में घुस गए। अब आदमी अपनी निजी जीवन में कहाँ क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, भाई 2 एडल्ट के बीच में क्या हो रहा है, किसी तीसरे को क्या मतलब होना चाहिए, पर नहीं, हमको मतलब है, हमको दिखाना है क्योंकि उससे रेटिंग आती है। वही चैनल 7 ने वाइफ स्वैपिंग पे पूरा स्टिंग रिपोर्ट से बोला था, तुम लोग हस्बैंड वाइफ बन के चले जाओ और एक कपल को रीच करो और वो मतलब गुड़गांव का कोई कहानी थी। आप किस लेवल पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इज दैट न्यूज़? नो, दैट इज नॉट न्यूज़, बट दैट वाज व्हाट हैपनिंग ना, उस टाइम वही चल रहा था। इसीलिए वो जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि जो कानूनी पेचीदगियों में स्टिंग फंस गए, उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोगों ने उस ताकत को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो हमारे पास एक स्टिंग के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो चीज़ें होती थी, हम उधर जाने की बजाय हम कहीं और चले गए और इससे, इस बहाने से जब पब्लिक में रोष आया तो जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको मौका मिल गया कि भाई इससे तो छुटकारा पाया जा सकता है, इसको एक तरीके से बंदिश लगा दी जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। तो आप जब आप कर ही नहीं पाओगे तो कहाँ से आप दिखाओगे? तो वहाँ से हाथ पैर बंधने शुरू हुए। आज की तारीख में हम सब स्विमिंग पूल में हैं लेकिन हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिंदा रखना है। हाँ, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन मरने नहीं देगी। अजीब जोक, बैड जोक। तो आपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में IC 814 आपके नाम पर है। हम लोग सुमित को हमेशा कहते हैं कि उस पर एक किताब लिखेंगे, पर ये इन्होंने केजरीवाल पे किताब लिखी है, उस पर हम फिर बाद में बात करेंगे। IC 814 की कवरेज आपकी फेमस है और जिनको नहीं फेमस है वो गूगल कर लेना, हम नहीं बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है। एक जहाज़ किडनैप हमारा हाईजैक हुआ था और सुमित वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने, ये नेपाल भी चले गए थे और उन्होंने दिखाया था कैमरे पे कि कैसे वहाँ की व्यवस्था जो है वो एकदम चरमराई हुई है, इसीलिए आसान है वहाँ से जहाज़ को हाईजैक करना। फिर आप पार्लियामेंट अटैक पे थे। ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जो आपके साथ जब भी आपका नाम, मुझे मतलब मैं सोचता हूँ तो 2 बड़ी खबरें आपके साथ आते हैं। तो जिस आदमी ने
IC 814 कर लिया हो, शादी ने पार्लियामेंट अटैक भी कवर किया हो, और इन द फायरिंग लाइन एक्चुअली था। वो जब उसके बाद भाई आप सीनियर हो गए, आप फील्ड रिपोर्टिंग से इसके साथ साथ आप ब्यूरो हेड करने लग गए, आप एडिटर बने। जब आप ये मीटिंग्स में बैठते थे और जब ये हो रहा, मैं इन किस्सों पे आऊँगा, पर जब आप इसके बाद एक तरह का आप कभी गाते नहीं है, लेकिन लोग हैं भाई कि जिन्होंने एक काम किया वो ज़िंदगी भर उनकी पहचान वही है कि मैं वहाँ गया था, ठीक है। तो उसके बाद जब आप इन मीटिंग से बैठे हैं और ये मान लीजिए यही जो कि गुड़िया हो रहा है और ये फला हो रहा है, अरे उसने जी ने ये कर लिया तो हमको भी ये करना पड़ेगा, उनकी रेटिंग आई है, या उसने नाग नागिन के पुनर्जन्म की कहानी चलाई तो सब लोग नाग नागिन ढूंढ रहे हैं, सब लोग एलियन ढूंढ रहे हैं कि बादल में दिखे साईं बाबा, इस तरह की खबरें चल रही थी। उस दौरान जब आप लोग बैठते होंगे एडिटोरियल मीटिंग में, तो जो लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं वो क्या ये मानने लग गए थे? मतलब एक होता है ना कि भाई कमरे में, जैसे मेरा अनुभव है कि सुनो यार ये करना है, हमको रेटिंग चाहिए, और शाम को वोडका खोल के होता था यार कहाँ फंस गए। वो जो फ्रस्ट्रेशन अगर था तो, और नहीं था तो कुछ लोग थे जो बड़ी सुविधा से उस सांचे में ढले और उसको ही काम मान के, कर्तव्य मान के धर्म की रक्षा के लिए काम करने लग गए, और कुछ लोग रहे होंगे जो शाम तक बौखला जाते थे। तो वो जरा आप बताएं कि क्या होता था उसमें। वो फैक्ट है। इनफैक्ट जब इस मीटिंग्स हुआ करती थी, आप शायद 2006 के दौर में आ ही गए हैं अब। हाँ, आई है उसमें। बचते बचाते उस दौर में ना, एज अ रिपोर्टर बड़ा दुख होता था, बड़ा दम घुटता था कि आप और आपकी टीम कुछ रिपोर्ट करना चाहती है, कोई इश्यूज़ पर बात करना चाहती है, पॉलिसीज़ पर बात करना चाहती है, पर आपको जगह नहीं मिल रही है। आप जो करके ला रहे हैं उसको स्क्रीन नहीं मिल रहा है, उसको कहीं आपको दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वही मार्केट का दबाव, टीआरपी का प्रेशर और सस्ती चीज़ों से नंबर आने शुरू हो गए। आसान कि कहीं का पानी लाल हो गया तो नंबर आ गए, कहीं कोई जबरनी की किसी की आँखों में सांप की रोशनी दिखी तो वो नीलमणि है। इस तरह की कहानियाँ शुरू हो गई कि वो कोई स्टिंगर कुछ भी भेज दे रहा है, उस पर छोटा सा विजुअल है और उस पर आप 1 घंटा 2 घंटा प्राइम टाइम में चला रहे हैं कि वो किस चीज़ की रोशनी है, वो किस चीज़ की रोशनी है, वो बार बार चल रहा है, किस चीज़ की रोशनी है, क्या कोई विस्फोटक रखा हुआ है या कोई कुछ वहाँ छोड़ गया है, एलियन है, क्या है पता नहीं, कैसी परिलोक की कल्पना ही चाहिए थी फैंटेसी वर्ल्ड में, और पब्लिक देख रही थी। उसमें एक मुझे दूसरी दिक्कत ये भी है, ये भी आप कह सकते हैं कि हम कुछ दिखाई नहीं रहे थे, सब यही काम कर रहे थे, पब्लिक क्या करती है, वो तो वो देख रही थी। तो उस दौर में जो जर्नलिस्ट था, जो रिपोर्टर था, वो बड़ा दबा हुआ सा, कुचला हुआ सा महसूस करता था, पर क्योंकि नौकरी करनी थी। वही शाम को जो आप कह रहे हैं कि दिन भर आप पहले लड़े, फिर जब हार गए तो क्या करो, 4 गालियाँ दी और अगले दिन के लिए फिर तैयारी शुरू कर दी। तो ये दौर देखा है, और उस दौर में मतलब इस हद तक नितिन परेशानी होती थी कि हम क्यों नौकरी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं। आप ऐसे दौर से निकल चुके थे जहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती थी। आप उम्र के 30 साल के पार हो चुके हैं, सरकारी नौकरियां मिल नहीं सकती, प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं, आप इस लायक दक्ष नहीं हैं कि आप कुछ और बड़ा कर सकें, एयरफोर्स जाके पायलट बन नहीं सकते। तो क्या करें। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से यूट्यूब था नहीं कि भाई उस वक्त यूट्यूब अगर आ गया होता तो शायद कुछ लोग वो रास्ता भी ढूंढ लेते कि हम वहाँ जाके अपनी भड़ास निकाल लें, पर वो भी आप नहीं कर पा रहे थे। वो भी आप मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं था। न्यूज़ चैनल्स एक साथ एक वक्त पे एक जैसा बिहेव कर रहे थे, कहीं कोई राहत की उम्मीद वाला, सपने दिखाने वाला या सही रास्ता दिखाने वाला फोरम बचा ही नहीं था। इसी पर जो वरिष्ठ लोग थे, मैं यही और वरिष्ठ लोग थे ना भाई, आशुतोष थे, राजदीप थे, इन सब की अपनी एक क्रेडिबिलिटी, दिबांग थे मार्केट में, उस टाइम काम तो हो रहा था ना, सब लोग थे, सतीश के सिंह, विनोद कापड़ी, मिलिंद खांडेकर, सब लोग थे। पर सब लोग, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सारे संपादक या सारे सीनियर लोगों ने मिलकर सोचा हो कि यार हो गया, मतलब ये वो दौर है कि अभी तक वो गवर्नमेंट बायस और गवर्नमेंट एंटी वाला तो सिस्टम आया नहीं था ना, तो प्योर सब लोग नॉर्मल न्यूज़ कर रहे थे, सिर्फ टीआरपी की लड़ाई थी कि हमारी रेटिंग्स आ जाए, हमारा धंधा चलता रहे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये मिलके जो एनबीए टाइप की मीटिंग्स होती हैं कि मिलके सोचा हो कि यार ख़त्म करते हैं, काम अच्छा करते हैं, होगा वापस जर्नलिज्म को रिवाइव कर, क्योंकि सारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, रजत जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे, ठीक है, मनोज रघुवंशी थे, बहुत रजत थे, शाजी थे, उदय थे, ऐसा नहीं है, सब लोग फील्ड में सब लोग थे, ये सब लोग
और इफेक्टिव रोल में थे। जब ये सब बहुत ज़्यादा हुआ ना, तो एक संस्था बनी BEA के नाम से, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन। मतलब तो मैं जूनियर था उस कैटेगरी में मैं नहीं था, लेकिन एक संस्था बनी। और जब ये हुआ कि सरकार प्रेशर डालने लगी कि कंटेंट सुधारो, सरकार ने NBA बना दिया, एक रिटायर्ड जज को बिठा दिया, आप कंटेंट पर नज़र रखी जाने लगी, नोटिस आने लगा। तो जब लगा कि अपनी स्वायत्तता, अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो रही है और सरकारी सिस्टम घुसता जा रहा है और हम भी कहीं दूरदर्शन ना बन जाए, तो जब आपको लगा कि आपका गला दबाने कोई आ गया है, तब आपने एक छटपटाना शुरू किया और एक संस्था बनाई। और उस संस्था के ज़रिए कहा कि हम आपस में मिलकर तय कर लेंगे, आप हमारे मामलों में टांग मत अड़ाओ। हम आपस में मिलके जो कंपटीशन है अपने आप को सुधारने के लिए, जो भी स्टेप सुधारने, हम मिलके तय कर लेंगे। हम ऑटोनोमस एक संस्था बना तरीके से काम कर लेंगे, आप इसमें इंटरफेयर मत करो। तो सरकारों को भी लगा कि यार ये तो ऐसे ही पहले ही डर गए, इनको तो ये तो पहले ही नतमस्तक हो गए, अपने आप आ गए कि हम अपने आप सुधर जाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन कुछ नहीं होता है। सेल्फ रेगुलेशन अगर होना होता तो हो चुका होता। हाँ, अगर एक ने थोड़ा सब तोड़ेंगे वही। हाँ, तो और जब कुछ और नए चैनल आए, अगर मैं एक और टाइम लीप लूँ मैं, उसके 2007-8 के और 5-6 साल के बाद उन चैनलों ने आके पूरा बदल दिया। अगर आप एक संस्था बना के खड़े हुए थे तो उन्होंने अपनी एक दूसरी संस्था बना ली, पैरेलली काम करना शुरू कर दिया, और वो लोग एसोसिएट हो गए, फिक्सिंग करनी शुरू कर दी। हाँ, वो एक तरफ खड़े हो गए, रेटिंग आ गई, बार हाँ, वो सब, वो एक तरफ खड़े हो गए जाके, और सरकार की सिस्टम ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो वो जो सिस्टम एक बन रहा था कि एडिटर्स मिलके जो थे वो अपने आप को स्वायत्त रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक रहे, तो वो एकता भी टूट गई। वो एकता जब छिन्न भिन्न हुई तो उसके बाद से लेके लगातार चीज़ें, और टेक्नोलॉजी तो जो हुई तो हुई, 2G 3G 4G 5G जो आ गया, वो भी बैंस ख़त्म हो गई। लोगों के खर्चे की ज़रूरत, उतना बड़ा खर्चे की ज़रूरत नहीं थी किसी भी चैनल के सेटअप में, जो आज से 10 साल पहले, उस वक्त से 10 साल पहले हुआ करता था। तो सब चीज़ें एक साथ हुई। ये जो दौर था, इस दौर में, ये दौर पूरी दुनिया में आया था, पर सबसे अधिक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अधिक कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो भारत के जर्नलिस्ट, सबसे ज़्यादा छिछोरापन यही हुआ ना। हाँ बिल्कुल, सबसे छिछोरापन यही किया गया। हम हमारे बीच ज़्यादा हुआ। हाँ। हम उसको अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाए, हम बहते चले गए। मतलब कोई एक मजबूत आदमी नहीं मिला हमको, अपने बीच में कोई जेपी नहीं मिला, या कोई जेपी बनना नहीं चाहा। हमें तो कई बार लगता है कि शायद एसपी सिंह होते, हाँ, तो एसपी सिंह होते तो शायद हाँ भाई, एसपी सिंह के ज़माने के हमने किस्से सुने कि मार्केटिंग के लोग और बिजनेस के लोग न्यूज़ फ्लोर पे नहीं आ पाते थे। हाँ। और अब तो उल्टा है, अब तो जो न्यूज़ जो CEO है वो संपादक बनना चाहता है। ये सब भी हमने देखा, संपादक को CEO बना दिया जा रहा है और CEO को संपादक बना दिया जा रहा है। वो बात करेंगे हम, ये भी सच्चाई है। वो बात करेंगे कि कैसे आप एडिटर नहीं थे, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। हाँ संपादक नहीं था भाई, संपादक नहीं थे आप, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे आप। तो वो भी बात करेंगे। तो ये जब दौर चला, इस दौर में जो जिस चीज़ की मौत हुई वो थी टेलीविज़न, बेसिकली न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी। मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में गुड़िया वाले जैसे केसेस थे, मुझे लगता है लोगों का ना एक भरोसा था कि इनके पास जाएंगे तो शायद हमें न्याय मिल जाए। तो लोग खुद भी आते थे, और उसी भरोसे को कुछ रिपोर्टर्स ने, स्ट्रिंगर्स ने इनकैश भी किया कि भाई देखो टीवी तुम्हारी बात उठेगी तो सोल्यूशन मिल जाएगा, कुछ ना कुछ, लोग भी, सरकार भी सुनेगी, सिस्टम भी सुनेगा। पर धीरे धीरे ऑब्वियसली भरोसा टूटा जब आपने किसी प्रोफेसर के मुंह पे कालिक मलवा दी और उसके घर, हर जगह आप घरों में घुसे, बिल्कुल, ठीक है ना, किसका किससे अफेयर चल रहा है, और छोटे से गांव में कोई कुछ चल रहा है, वो बेसिकली मनोहर कहानियां से भी आप हाँ। आगे बढ़ गए, है ना। वो तो फिर भी एक क्राइम स्टोरी हुआ करती थी। उस दौरान एक गुरु मंत्र आया 3 C's वाला। हाँ। मैं चाहूंगा कि आप संदर्भ सहित उसकी व्याख्या जरा करें। क्राइम, क्रिकेट और सिनेमा, और बाकी हम सबका सी हो रहा था, लेकिन जो क्राइम क्रिकेट और सिनेमा खूब चलता है, इसको फोकस किया जाए। तो आपने एक तरीके से जिन लोगों से आपको सवाल पूछना चाहिए था, जिन लोगों के लिए आपको आंसरेबल बनाना चाहिए था, उन लोगों को आपने छोड़ दिया। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स। आप तीनों चीजें नहीं करते थे, क्योंकि ना आप क्राइम रिपोर्टर थे, हाँ। ना आप क्रिकेट कवर करते थे, ना आप सिनेमा कवर करता था। ठीक है, तो आपके जीवन में क्या बीत रही थी उस टाइम जब ये कहा गया कि टीवी पे न्यूज़ के नाम पे क्राइम, क्रिकेट और सिनेमा चलेगा? तो मैंने कहा मैं क्रिकेट करना शुरू कर देता हूँ। इन सब में क्रिकेट ही था जो थोड़ा बहुत खेला था, जो समझते थे।
तो खैर वो अलग बात हो गई। जो आप कह रहे थे कि सवाल करना बंद हो गया। हाँ। नहीं नहीं, हाँ मतलब वही पॉलिटिशियंस जिनके लिए आपको जवाबदेह होना चाहिए था, जो आपके लिए जवाबदेह होते, उनसे आपने सवाल करना बंद कर दिया। आपने छोड़ दिया कि हमको तो 3 C's करना है, तो हम उसके पीछे जाएंगे ही नहीं। तो अब आप सिनेमा की रिपोर्टिंग करने लगे, सिनेमा के स्टिंग ऑपरेशन दिखाने लगे, सिनेमा की फिल्मों का हेयरकट प्रमोशन, कैसे, बाल कैसे कटाया जॉन अब्राहम ने, इस पर हमने प्रोग्राम किया 1 घंटा देखिए, भाई। आप शो बना रहे थे। क्राइम की खबरों को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, क्राइम की एंकर्स फीमेल एंकर आ गई, ये सब हमने देखा। कम कपड़े में आ गई, ये सब हमने देखा। हम सब इसके उस काल के हम लोग भी दोषी हैं भाई। नहीं, हमने विरोध किया था। हाँ, हमने मतलब मैं तो सनद रहे कि हमने विरोध किया अपने था। लेवल पर विरोध किया था, तो और झगड़े भी किए थे इस बारे में, कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जिनके हाथ में वो ताकत थी, जो हम लोग ऑब्वियसली उतने वरिष्ठ पदों पे नहीं थे, पर जिनके हाथ में ताकत थी, जिन्होंने कहा कि धर्म युद्ध है भाई, लड़ जाओ, हमारे संग खड़े हो जाओ, उन्होंने सेना खड़ी कर ली। हमने कहा हम भाई धर्म की रक्षा के लिए आपके साथ लड़ेंगे। वो पलट कैसे गए? वो अपनी बात पे टिके क्यों नहीं रहे? मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ कि उसी दौरान अंग्रेज़ी न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ में तब तक ये बड़ा डिफरेंस था। ये गंदगी अगर इसको बोले तो ये इंग्लिश न्यूज़ में नहीं आई थी। ये सिर्फ ये हिंदी का व्यूअर तो साफ छिछोरा है। क्यों है भाई? हिंदी में इतना साहित्य लिखा गया है, हिंदी का व्यूअर धर्मयुग पढ़ता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ता था, लेखक संपादक हुआ करते थे अखबारों के, तो वही रीडर ही तो आपका व्यूअर बना ना, जो अखबार पढ़ता था टेलीविजन आने से पहले। तो ये डिफरेंस कभी ये सवाल मतलब हिंदी के संपादकों से नहीं पूछा गया कि भाई क्यों कॉल क्यों नहीं लिया आपने? अब ये तो जवाब वही दे पाएंगे जो लोग थे उस वक्त दौर में संपादक थे। पर मैं किसी को क्या दोष दूं और किसी को क्यों यहाँ बैठ के अब रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ बोलूं। अब प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो शायद यहाँ तक नहीं होते, हम लोग यहाँ से नहीं पहुँचा होता। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम लोग भी उनके द्वारा इस्तेमाल हो गए। हाँ। हम लोगों ने अपनी मजबूती नहीं दिखाई, हम लोगों ने भी जितना लड़ सकते थे बंद कमरे में लड़े और बाहर आके हमें हाँ मिला दी। तो ये दिक्कतें आई और उस दौर में जितने लोग रहे, ये जवाबदेही शायद सबको सोचनी चाहिए। और आई थिंक कि वो लोग भी सोचते होंगे, बंद कमरे में सही, अकेले में सही, अपनी स्टडी टेबल पर, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पे जब सोते होंगे तो बेचैन तो होते होंगे। खा के कई सारी बिल्लियां भाज पे चल रही है ना, यूट्यूब पे तो चल रही है ना। तो वो मतलब ये भी था नितिन, आप भी जानते हो इस बात को, कि संपादकों का एक आपस में ग्रुप बना हुआ था जो मालिकों से अलग था। एक मालिकों का ग्रुप बना हुआ था, एक संपादकों का ग्रुप बना हुआ था, और सारे संपादक आपस में दोस्त भी हुआ करते थे, जो हफ्ते 2 हफ्ते में मिलते थे, हर रोज़ चाय पर मिल लिया करते थे। ऐसा भी हमने किस्से सुने हैं कि आज ये मिल लिए हैं। और उसमें ये भी होता था कि कोई नौकरी छोड़ के इस चैनल से उस चैनल में जा रहा है, तो चाय पे जब संपादक मिल जाते थे तो एक दूसरे को बता देते थे तुम्हारे यहाँ से कि तुम्हारे आ रहा है, ये देख लेना इसको, या इसको मत लेना, या इसको छोड़ दो, कहीं का नहीं करो। तो ये जो नेक्सस कॉकस काम कर रहा था, ये वही दौर था। तो वो अगर वो उनके बीच दोस्ती थी, एकता थी और ताकत थी, तो उनको उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। वो नहीं हो पाया, तो आज स्थिति ऐसी है। तो ये अब तो थोड़ा सा ये मुझे मालूम नहीं इसका जवाब किसी के पास है कि नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कई बार कि आप सोचिए करीब 5-7 साल टेलीविज़न न्यूज़ ने देश को उलझा के रखा, ये नागिन और इस सब में, है ना। मतलब 5 साल का पीरियड, तो 2005 पकड़ लें अगर हम, जैसे तो 4 बजे शुरू हो गया था, पर अगर बॉम्बे फ्लड्स पकड़ लें कि एक बेंचमार्क है कि इसके बाद से कहानी शुरू हुई, तो 2010 तक, जब तक कि अन्ना आंदोलन का माहौल नहीं बनने लगा था, तब तक मेरे ख्याल से यही चीज़ चल रही थी। 9-10 तक तो चली रही थी। तो वही बात की जवाबदेही किसकी है? आप सवाल किसी से कर नहीं रहे हैं क्या? नाउ इन हाइंडसाइट ये इंडस्ट्री खुद उलझी रही इन चीज़ों में, रेटिंग के बिजनेस के रीज़न क्या था? रीज़न गवर्नमेंट थी या बिजनेस था? उस वक्त तो बिजनेस था। उस वक्त तो बिजनेस था। उसका फ़ायदा गवर्नमेंट ने उठाया, और जब गवर्नमेंट ने हाथ पैर चलाने की कोशिश की, जो मैं कह रहा हूँ कि आपकी सेल्फ रेगुलेशन वाली थ्योरी को सरकार ने मान तो लिया, लेकिन उनको समझ में आ गया कि आप प्रेशराइज हो सकते हो। तो जब अन्ना आंदोलन चला, और अन्ना आंदोलन में अचानक से न्यूज़ चैनलों को लगा कि हम पत्रकारिता का झंडा उठा सकते हैं,
अब हम वापस पत्रकार के रोल में आ सकते हैं। तो तमाम एंकर, रिपोर्टर, संपादक, चैनल मालिक सब ने एक तरीके से अपने पाप धोने की कोशिश की कि जो हम पिछले 4-5 साल से पाप कर रहे हैं, इससे बाहर निकलने का मौका इस बुढ़े आदमी ने दे दिया है, जो महाराष्ट्र से आके दिल्ली में प्रोटेस्ट पर लेटा हुआ है। इसको अब हम गांधी बना देते हैं। मतलब उस वक्त तो सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज सोचने में लगता है कि सबको मौका मिला कि उस गंदगी से बाहर निकला, उस चीज़ से बाहर निकला जाए। लेकिन ये नहीं पता था कि जिस चीज़ को आप सपोर्ट करने जा रहे हो, जिसके पीछे आप खड़े हो रहे हैं, वो वो इतना कामयाब होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आज भी हम वहीं पे हैं। कहाँ है जन लोकपाल? देखिए, कौन जो सा लोग लोकपाल? लड़े थे उन्होंने नहीं किया। हाँ, उन्होंने नहीं किया। तो ये दोनों, क्योंकि उससे जस्ट पहले निर्भया वाले केस में बहुत साल बाद पब्लिक उतरी थी, पब्लिक सड़क पे आई थी, विद और विदाउट मीडिया सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग। मतलब ये मुझे याद है कि ये नीतीश कटारा वाले टाइम पे एक बार पब्लिक उतरी थी, और उसके बाद ये निर्भया के टाइम पे रिजल्ट, लोगों में गुस्सा आया था, लोग उतरे थे सड़क पर और सरकार हिली थी। मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे लगता है नितिन, वो उसकी वजह एक है, ये बात है 2011-12 की, निर्भया वाली। अन्ना आंदोलन 2010 के आसपास था, 9, 10, 11। हाँ, उसी वही मतलब 9 का चुनाव कांग्रेस जीत चुकी थी। हाँ, और उसके बाद ही शुरू हुआ वहीं से माहौल बनना शुरू हुआ। 11-12 का ही था आंदोलन भी उसी टाइम। हाँ, उसी टाइम में। और 2009, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2006-7 में फेसबुक की शुरुआत होती है। 2009-10 में ऑर्कुट की मौत और फेसबुक का जन्म हुआ। 2008-9 में ट्विटर आता है। हाँ। और ट्विटर पे मैं, क्योंकि 2009 से एक्टिव हूँ, और मैं शशि थरूर की वजह से एक्टिव हूँ। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की जो एपिसोड हुआ, मेहर तारड़ वाला जो कांड हुआ, तो ट्वीट्स पे चीज़ें चली हैं, तो वहीं से मैंने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस दौर में स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया आना शुरू हुआ। 3G 4G नहीं था वैसा, लेकिन हाँ, आपके पास एक ताकत आ गई थी कि आप कुछ भी करो तो आप कहीं पोस्ट कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो वो तिरंगा लेके फ़ोटो डालने की जो कोशिश फेसबुक पे शुरू हुई अन्ना आंदोलन में, उसने निर्भया कांड को भी मौका दिया कि पब्लिक सड़क पे आ सकती है। और ये वही दौर है जब वेस्ट एशिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। अरब अपराइजिंग वाली बात हो, और इनफैक्ट चाइना में भी प्रोटेस्ट जो हुआ था वो भी उसी दौर की बात है। तो खबरें तो आ ही रही थी, पब्लिक को इस बात की फीलिंग हो रही थी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी खून हमारा खोलता है। और करप्शन पीक पे था, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। तो ये सब वजहों से वो जो पब्लिक, आप जिसकी बात कर रहे हो, जो मास मूवमेंट बना निर्भया पे, जो सड़कों पर गुस्सा दिखा पब्लिक का, उसकी वजह यही थी कि आपके पास ताकत थी, आपके पास जगह थी, आप दिख रहे थे, आपकी बात सुनी जा रही थी। एक फोर्स ऐसी खड़ी थी जो सरकार जिसके आगे झुकी हुई थी, दबी हुई थी। प्रणब मुखर्जी जैसा व्यक्ति अन्ना और अरविंद की टीम के साथ बातचीत कर रहा था, सड़क पर चलने वाले आदमी के साथ। तो ये पब्लिक को लगा कि हाँ, ये अपनी बात कही जा सकती है। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा मिला था उस वक्त। तो जंप कर लेते हैं, बीच में वापस आ जाएंगे। कि आपने किताब लिखी अनफिनिश्ड, और IC 814 पे नहीं लिखी है अभी तक, लिख डालिएगा। तो ये जो केजरीवाल मूवमेंट, जर्नी ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी को आपने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया। मतलब मैंने पढ़ी किताब वो, और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ। उसमें जो चीज़ मुझे लगा कि मतलब एक बहुत डेटा बेस्ड, इट इज़ लाइक अ लॉन्ग रिपोर्टाज। हाँ, इट इज़ वो रिपोर्टर की कहानी है। तो बहुत लंबा रिपोर्टाज है, और बहुत अच्छा डेटा के साथ बैक करता है। 10-12 साल का रिपोर्टाज है वो। हाँ। तो वो जब आपने लिखा और उसके ज़रिए सारी बातें निकली, तो एक तो ये कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यार वापस देखते तो लगता हो कि मैं ठगा गया। तो ये वो ठगे जाने का वो था कि यार मुझे, मतलब मैं ठगा गया, तो मैं बता तो दूं सबको कि हुआ क्या है, कि मुझे ठगा महसूस लगता है, तो कई और लोगों को भी लगता होगा। और मैं सिर्फ बता दूं कि हुआ क्या क्या सिलसिलेवार, ये हुआ, ये नहीं हुआ, लोकपाल नहीं आया, ये नहीं हुआ, या कुछ और। मतलब व्हाट वाज द रीज़न फॉर राइटिंग दिस बुक? नितिन, बड़ी सिंपल सी बात है, आप जानते हो इस बात को, और हम लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो गिल्ट था मन में, ये एक गिल्ट था कि मुझसे गलती हुई है एक पास्ट में, और क्या मेरा भी इस्तेमाल हो गया है।
तो एक वो आई थिंक उस गिल्ट को कम करने की कोशिश, ये भी आप समझ सकते हैं। और दूसरा, खुद को जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, ठगा सा महसूस हुआ कि यार हम कहाँ प्राइम मिनिस्टर को मतलब उस चेयर को आंसरेबल बनाना चाहते थे लोकपाल लाके, कि भाई प्राइम मिनिस्टर से भी कोई सवाल पूछ सकता है, इतनी ताकतवर संस्था इस देश में बन सकती है। और आज जब आप उस मूवमेंट के पीछे जब आप उस वक्त खड़े थे किसी भी तरीके से, पीस टू के ज़रिए, मोबाइल अपने कैमरों के ज़रिए, फ़ोटो खींच के ज़रिए, आज चलता हो 15 साल के बाद लगता है कि आपको कुछ तो मिला नहीं, आपके कंधे का इस्तेमाल हुआ, आप भी उस धारा में बह के चले गए। आपकी बेवकूफ़ी मान लीजिए, मैं तो अपनी गलती मानने को तैयार हूँ, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मैं समझ नहीं पाया, मैं नासमझ था, इस बात को मानने को भी मैं तैयार हूँ। तो मुझे लगा कि उस चीज़ को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ताकि मैं जब रात को सोऊं तो नींद ठीक से आए, बेचैनी ना रहे कि मैं झूठ बोल के मुंह छुपा के घूम रहा हूं। तो शायद वो गिल्ट कम करने की कोशिश है। ये बात भी तय है नितिन कि अगर ये आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती 2025 वाला, तो भी मैं किताब लिखता, तो भी उस किताब में चीज़ें आती। नहीं, हाँ, वो तो ये इसको कहीं ये ना सोचे कि आम आदमी पार्टी हार गई इसलिए मैंने लिखा, ऐसा नहीं है। और मैंने उस किताब में ये भी लिखा है कि भी खत्म नहीं हुआ है, हाँ, कि अनफिनिश्ड है। हाँ। और पब्लिक उसको कुछ भी समझे, कैसे भी पढ़े, पर आखिर के चैप्टर इसी बात पर है क्योंकि आप अपने उसूलों से भटक गए, आप अपने आदर्शों से भटक गए। आपने जो सपने आपने दिखाए थे कि हम बदल देंगे, हम सब मिलेंगे और हम सब बदल देंगे, हुआ उल्टा। हम सब मिले तो सही, पर आपने सबका दोहन कर लिया, आपने सबको निचोड़ लिया। तो वो एक दिक्कत थी और शायद इसीलिए किताब लिखी गई। नहीं, मैं बिल्कुल, आपको हर तरफ से गाली खाने की आदत है, तो आपने कहा इनसे क्यों, इनको क्यों छोड़ दे, इनसे भी खा ले। तो जो बात आप कर रहे थे कि भाई ऐसा हुआ कि भाई हमको यूज़ किया गया, ऐसा लगा, तो ये आपको नहीं, मतलब सभी को यूज़ किया गया, पूरा मीडिया तंत्र यूज़ हुआ उस वक्त और बह गया। उसको लगा कि यार नागिन से अच्छा कुछ करने को मिला देश के लिए, हम असली जर्नलिज्म करेंगे। मुझे 2 किस्से पूछते हैं आपसे। एक ऐसा कोई किस्सा उससे पहले के दौर में जब आपसे कहा गया हो कि यार ये काम करना है और आप उससे सहमत नहीं हुए हो और आपने कहा होगा कि मैं नहीं करूँगा, और उससे बात कभी कहीं आपने लाइन खींची कोई किसी स्टोरी पे कि ये स्टोरी मैं नहीं करूँगा। तो मेरे साथ तो बहुत सारे किस्से ऐसे, अपना नाम नहीं देंगे इस पर, हम छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ देंगे, मतलब इस तरह का कोई किस्सा हुआ हो, क्योंकि कन्फ्रंटेशन होते थे। और कोई ऐसा किस्सा कोई और, जब ये सवाल आपने खुद ही अन्ना वाली बात कह दी, पर ये तो उस वक्त ये जानते हुए किया जा रहा था कि, और कई बार था कि आप एक स्टोरी करके लाते हैं या आप एक खबर लाते हैं, उसको ट्विस्ट दे दिया जाता है रेटिंग के चक्कर में। आपने कहा कि नितिन की तबीयत खराब हो गई, मर गया नितिन, तो ठीक है ना। तो ऐसे में फिर आप कहते हैं कि यार नहीं, मर नहीं गया नितिन, मैंने नहीं कहा, मैंने खाली कहा कि तबीयत खराब हुई है। तो ये तो मोन्टाज में जाएगी लाइन, मर गया नितिन। तो ये ऐसे अगर कोई 2 किस्से आप मुझे बताएं कि जहाँ पे आपकी बात को तोड़ा मरोड़ा गया हो गलत तरीके से, जैसे आप कह रहे थे कि किसी को देख लिया, वो फोटो में आ गया तो हो गया कि साहब वाहियात नजरों से देख रहे थे। ऐसा कभी टेलीविजन के ज़माने में हुआ हो, क्योंकि होना शुरू हो गया था, कि आपने कहा कि ए से बी और वो उसको बता दिया गया कि डी से ई, और आपकी शक्ल, आपका P2C को उतरा हिस्सा काट करके और लगा दिया गया मसाला डालने के लिए। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, लेकिन हाँ, ऐसा न्यूज़ रूम में कई बार हुआ है उस दौर में कि ये शो है, ये प्लान है, ये कहानी करनी है, आपको एंकर करना है, तो आपको सोचना पड़ता था कि आप करें कि नहीं करें, कैसे आप बच सकते हैं। पहले आप स्मार्टली बचने की कोशिश करते हैं कि आप बीमार पड़ जाएं, गला ख़राब हो जाए, आप कट लें किसी बहाने से कि कोई अपॉइंटमेंट है, कहीं जाना है। अगर कई बार फंसते थे, कई बार करना भी पड़ता था। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। तो जैसे जब ये दौर आया कि साहब क्रिकेट की स्टोरी करनी है तो क्रिकेट गियर में खड़े हो जाओ, हाँ ठीक है, अगर नहीं, ये तो आज तक के ज़माने में शुरू हो गया आज तक के था। ज़माने में शुरू हुआ ये था। तो इसके लिए मैं अपने बॉस उदय शंकर जी को जिम्मेदार मानता हूँ। जब उन्होंने पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा कवर किया हम लोगों ने 2001 या 2002 में, जब भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, आज तक ही एकमात्र मतलब प्राइवेट न्यूज़ चैनल था। तो अपना साथी था समीप राजगुरु, जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में थे, पर उनको फुटबॉल स्पोर्ट्स आदमी थे, स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था और स्मार्ट लगते थे, देखने में सुंदर सुंदर आदमी थे। तो उनको शॉर्ट्स पहना के और टी-शर्ट पहना के और फुटबॉल हाथ में लेके एंकरिंग करा दी थी, वो बड़ा चर्चा हुई थी। तो वो वहाँ से वो दौर शुरू हुआ और वो ग्रोमा पे खड़ा हुआ है, पीछे फुटबॉल का ग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो वो धीरे धीरे आज हम यहाँ आ गए। तो अब हर व्यक्ति स्पोर्ट्स का बुलेटिन जब कर रहा होता है क्रिकेट का, तो नीली टी-शर्ट पहना हुआ है,
ये भी मार्केट का दबाव है। आपकी ज्ञान नहीं बढ़ जाता अब है। तो उस पर एडवर्टाइजिंग भी है। हाँ, तो एडवर्टाइजिंग भी है। उस पर एडवर्टाइजिंग भी है। हाँ, और ये भी है कि जो इंडियन टीम की टी शर्ट पहना हुआ है उसमें जो लोगो लगा हुआ है वो आपकी टी शर्ट पे नहीं होना चाहिए। हाँ। वरना वो सू कर देता है आपको। हाँ। आप अपने वाले का लगा लीजिए, अपने वाले का लगा किसी को लीजिए। बेच लीजिए, समाज संभाल लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि नीली टी शर्ट पहनने से मैं कोई क्रिकेट का ज्ञानी नहीं हो जाता हूँ। क्रिकेट आना चाहिए, कुछ बोलना भी कम से कम आना चाहिए, तो वो नीली टी शर्ट पहनाई जाती है। हाँ, मतलब सफेद रंग का हेलमेट लगा के स्पेस। अरे बाप रे बाप। वो एक्चुअली ना न्यूज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में, और वो जो बारीक लाइन कब हम क्रॉस कर जाते हैं हमको भी एहसास नहीं होता है। अब आप एस्ट्रोनॉट के कपड़े तो मिलते नहीं बाज़ार में, तो आप वो सस्ता एस्ट्रोनॉट बनते हैं कि सफ़ेद हेलमेट लगा लिया और जुराबें पहन ली और ग्लव्स पहन लिए और शाइनिंग कपड़े पहन लिए। वो अपने मेरे सीनियर है दीपक चौरसिया, उसको देखेंगे तो वो हंसेंगे, मुझे डांटेंगे भी, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, पर वो खुद भी हंसते होंगे, मैं इस बात की भी जानता हूँ कि उन्होंने जब किया होगा वो खुशी खुशी नहीं किया होगा। पर दीपक जी भी अब हमारे बीच के उन लोगों में से हैं जो खली से लड़ गए थे। याद है अगर आपको? खली जब आया था नया, 6 फीट 6 इंच का आदमी, 150-200 किलो का पहलवान, WWE में लड़ने वाला, दीपक चौरसिया को उसका इंटरव्यू करना था। तो इंटरव्यू कैसे दिलचस्प होगा, दीपक तब स्टार में थे, हम लोग आज तक में थे, तो दीपक चौरसिया ने उनका इंटरव्यू रिंग में किया, बॉक्सिंग रिंग में, और बॉक्सिंग रिंग में उन्होंने रेसलिंग की। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये बिल्कुल, तो ये जब यहाँ पे नोएडा में जो आरुषि मर्डर हुआ था, उसमें 2 लोग ओवरकोट पहन के वैसे ही एक अपार्टमेंट को रेंट करके डिटेक्टिव बन गए। ये जो ड्रामा शुरू हुआ, एक तो होता है नाट्य रूपांतर, किसी कहानी को कहने को कोई फुटेज नहीं आपके पास, तो आपने मनोहर कहानियां से कोई कहानी उठाई है, पुरानी क्राइम के शोज हैं, तो साहब आप नाट्य रूपांतर कर देते हैं, पीछे वो ईमानदार चोरी, ठीक है, मतलब समझ आ रहा है, हाँ पता कि नाटकीय रूप है। पर जब आप खुद ड्रामा कर रहे हैं तो आपकी बात को सीरियसली कोई क्यों लेगा? आप नरेटर है ना, आप कहानी बता रहे हैं, अब आप खुद ही उसमें हैट लगा के और शर्लक होम्स बन के करें। अच्छा, कभी कुछ चकल्लस की कहानी हो, समझ में आता है कि एक आध बार आपने कर लिया तो कर लिया। ये जो मेरा खाली है कि जो ये रोलिंग इफेक्ट था, स्नोबॉल इफेक्ट जिसे कहते हैं, बिल्कुल, तो ये नीचे ही गिरते, मतलब ये था कि जर्नी टू द बॉटम है, हम कौन कितना नीचे गिर सकता है। लोग अपने आप को समझते हैं कि कौन कितना क्रिएटिव हो सकता है, पर नहीं, वो हम मतलब आज के दौर में पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ नाटक ही लगता है कि क्या किस जाल में हम लोग फंस गए थे, क्यों हम ऐसा कर रहे थे। लेकिन जब कर रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था। हमने मतलब उस न्यूज़ रूम का मैं भी हिस्सा हूँ, मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता कि हम ही ने कहा, हम ही में से किसी एक ने कहा होगा, ये आइडिया निकला होगा कि अपना रिपोर्टर ऐसे चला जाता है, उसको भेज देना चाहिए, कुछ अलग हो जाएगा। अलग करने के चक्कर में कि भाई एक्स का रिपोर्टर ऐसा दिख रहा है, हमारा रिपोर्टर ऐसा दिख रहा है। आप ये भी याद करिए, एक दौर वो था, मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, कि एक दौर ये भी आया कि हमको क्योंकि बाकी चैनलों से अलग दिखना है, तो एक चैनल ने मूछें मुंडवाई, एक चैनल ने मूछें मुंडवाई, और दूसरे चैनल ने उसके कुछ साल के बाद सब रिपोर्टर को टाई पहनवा दी। कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप टाई पहनेंगे। भाई यूएस में और लंदन में मौसम ऐसा रहता है कि आप टाई पहन सकते हैं। जब आप 40-42 डिग्री में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पीछे आग लगी हुई है और वहाँ पे लाशें जल रही हैं, और आपका रिपोर्टर जब टाई पहन के वहाँ पीस टू कैमरा करता है, तो हिंदुस्तान की पब्लिक हंसती है कि क्या कौन सा कार्टून आ गया भाई ये। पर वो अपने आप को अलग दिखाने की, मैं वही कह रहा हूँ कि कब बाजार आप पे हावी हुआ आपको समझ में नहीं आया, और आप बाजार के साथ झुकते चले गए, उसके आगे आप बेंड होते चले गए। और वही जो रोल हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि कब CEO संपादक बन गया, पता ही नहीं चला हम लोगों को। तो ये जो रोल रिवर्सल बाजार पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि आप जब ABP में थे तो आप संपादक नहीं थे है ना, तो आप वाइस प्रेसिडेंट थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे आप। तो ये जो डेजिग्नेशन चेंज होना, भाई किसी भी रिपोर्टर जब आदमी पत्रकारिता में आता है तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन एडिटर की होती है, एडिटर इन चीफ की होती है कि अब आपका अब लक्ष्य क्या दिखता है कि यार एक दिन बड़ा होकर मैं ये बनूंगा। ये थोड़ी सोचता है कि आदमी कि एक दिन बड़ा होकर मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर बनूंगा, सोचता है मैं एडिटर बनूंगा, है ना। वो तो जर्नी की शुरुआत एक एक करके कदम करके आप वहाँ पहुँचते हैं, और आप जैसे पहुँचे तो आपको कहा गया कि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आप ये नहीं। तो ये जो तो जोक सपाट, ये जो डेजिग्नेशन से एक पद को ख़त्म कर दिया गया बड़े स्मार्टली, ये क्या मार्केट का हावी होना था कि आपका कंसर्न सिर्फ एडिटर होना नहीं है, आपका कंसर्न
बिजनेस भी है और इसको हम ऑफिशियली कह रहे हैं कि आपका कंसर्न वो कंटेंट बनाना है जिससे बिजनेस आए। बिल्कुल। आपका कंसर्न न्यूज़ करना नहीं है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है नितिन, एबीपी न्यूज़ में हमारे जो बॉस थे वो एडिटर इन चीफ थे। हाँ। वो एडिटर इन चीफ हैं, मालिक भी हैं। हम जितने चैनल हेड्स थे एबीपी के वो सब वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएट एडिटर वाइस कोई नहीं था। प्रेसिडेंट, कोई एडिटर नहीं था। सबके डेजिग्नेशन चेंज हुए, जबकि आप कुछ तो ऐसे मेरे साथी थे जो 2 दिन पहले तक संपादक थे, लेकिन अचानक एक दिन डेजिग्नेशन चेंज होते हैं और सब वाइस प्रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसकी वजह यही थी कि आपको बिजनेस का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल मशाल लेके चलेंगे और केवल देश बदलेंगे। आपको देश बदलिए लेकिन धंधा भी लेके आइए। बिजनेस और देश बदलने से धंधा नहीं आता तो देश मत बदलिए, छोड़ दीजिए। ये जो लाइन है कि अब आया उठ पहाड़ के नीचे हाँ, ठीक है। ये जो लाइन है, नहीं, क्योंकि आपसे मेरी बात पर्सनली होती है और ये बात फैक्ट है। टेलीविजन न्यूज़ कि इज इट अ बिजनेस और इज इट लाइक अ जर्नलिज्म इंस्टीट्यूशन वेयर बिजनेस इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। ये जो चेंज है, भाई अखबार छपता था, अखबार में जो छपता था लोग सच मानते थे, यही उसकी क्रेडिबिलिटी होती थी। अखबार भी विज्ञापन से चलता है, ठीक है, पर विज्ञापन आए नहीं आए, अखबार अपना काम ऐसा माना जाता है कि काफ़ी हद तक करता था। खबर है तो है, फिर चाहे सरकार गिरे नहीं गिरे, पैसा आए नहीं आए, और जनरली ओनर्स बैक करते थे। हालांकि कई जगह था कि उनका अपना एजेंडा था, वो एक तरह का करते थे। टेलीविज़न जब से आया स्टेक्स बढ़ गए, तनख्वाहें बढ़ गई, हमारे आपके लाइफस्टाइल्स टेलीविज़न ने दिए, बिल्कुल, है ना। तो हमको गाड़ी भी चाहिए, हमको फ़ोन भी चाहिए महंगा, और हमको अच्छे कपड़े भी पहनने, तो पैसे चाहिए तो टेलीविज़न मिलते हैं, टेलीविज़न में धंधा है, ऐसे करना है। तो ये लाइन क्लैरिटी कि भाई ये बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस ऑफ न्यूज़, इट इज़ नॉट न्यूज़, ये क्लैरिटी कभी मिली कि यार वो सबने वेग ही रखा है इसको कि नहीं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो, पर वो आडंबर था, बाहर से था कि हम न्यूज़ चैनल हैं। मुझे तो कई बार लगता है नितिन कि इनफैक्ट हमारे एक बॉस बोलते भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कि न्यूज़ चैनल पे विज्ञापन नहीं चल रहे हैं, मैं विज्ञापन दिखाने के लिए न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ। तो वो उनका काम ही विज्ञापन दिखाना था, पैसा विज्ञापन से आता था, जितना विज्ञापन लाओगे उतनी आपकी अच्छी तनख्वाह मिलेगी। बीच में फिलर में न्यूज़ डालते हैं। हाँ, फिलर में न्यूज़ डालते हैं, और ये होता है लंबे लंबे ब्रेक जो आते हैं ना, पब्लिक गाली बकती है कि आपके ब्रेक बहुत लंबे होते हैं, तो वो दरअसल अपनी तनख्वाहें जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हमको तनख्वाह चाहिए महीने के आखिर में, तो वो इसी विज्ञापन से आ रही है। इस चक्कर में वो हावी होता गया, और ऐसे लोग हावी हो गए जिनके लिए न्यूज़ प्रायोरिटी नहीं थी। और नितिन, ये सिर्फ टीवी में नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इस दौर में हमने सबने देखा है, ये अखबारों में भी हुआ। एडिटोरिएशन जो आया वो सब जगह आया, जो गिरावट आई वो सब जगह आई, अखबारों में भी। अखबार तो इंचेस के हिसाब से स्पेस बेचने लगे। हाँ, जैसे टीवी सेकंड्स के हिसाब से बेचता है, वो इंचेस का स्पेस मतलब फ्रंट पेज जो है वो 6ठे नंबर पर दिखने लगा। हाँ, उसके आगे 3 लीफ आती थी, वो क्या आज भी आती है, 3 4 5 हो गई हैं, वो बढ़ती जा रही है। अपना नाम बदल दे रहे हैं कि आपका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया और आधी शीट आ रही है, उस पर लिखा है यूनिवर्सिटी, तो मैं पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और फिर मैं हटा के देखता हूँ तो नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है। तो वो बहुत बड़ा अपने नाम हटा देना, अपने नाम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कोई करता नहीं था कि नाम, लोगो, ब्रांड, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, पर वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये वही प्रेशर मार्केट का बिजनेस चलाने के लिए, तो हम न्यूज़ के धंधे में हैं, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ तो अब ठीक है। अब कोशिश जो होती है आज की डेट में, अगर हम 2024, 25, 26 की बात करें, तो हम न्यूज़ दिखा तो रहे हैं, पर हम अपने धंधे को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि भाई मेरी टीम में अगर 50, 60, 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो उनका घर, पानी, राशन, तनख्वाहें का ध्यान रखना भी मेरा ही काम है। तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट से सीनियर वाइस या एडिटर से वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उसमें यही दबाव था आपके ऊपर कि अगर आपके चैनल पे कंटेंट की वजह से विज्ञापन नहीं आ रहा है, या ऐसा कंटेंट आप चला रहे हैं जिससे विज्ञापन दाता, जो कि बहुत बड़ी संख्या में सरकारी विज्ञापन है, वो अवॉइड कर रहा है, हाँ। सरकार आपको विज्ञापन नहीं दे रही है क्योंकि आपका कंटेंट ऐसा हिटिंग है उनके लिए, तो फिर आप हमारे किसी काम के नहीं हैं। आपको हम वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, आप चैनल के प्रॉफिट लॉस में आपकी जिम्मेदारी तय कर दी जाती है, और अगर आप नहीं करेंगे, और आपको इतने पर्क्स इसके बदले में दे दी जा रहा है कि आप इस क्लब की मेंबरशिप ले लीजिए, यहाँ घुमाइए, वहाँ चले जाइए, यहाँ आपको छुट्टी, एक बार ऑफ साइड में आप बड़ी जगह ले जाएंगे आपको, ये विदेश घुमा लाएंगे एक बार। हाँ, बस ये था। तो ये धंधा हो गया पूरी तरीके से।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसको उस क्लैरिटी से लोगों को बता देना चाहिए कि भाई हम धंधा कर रहे हैं, तुम हम एंटरटेनमेंट चैनल की तरह हाँ, चलो मैं तो अब खुल के बोलता हूँ कि अब वो ऑब्लिगेशन नहीं रहा, पब्लिक भी समझने लगी है हाँ। कि भाई मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई बार मैं इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि न्यूज़ चैनल चलाने में कॉस्ट लगती है। हाँ बिल्कुल। और यूट्यूब चैनल चलाने में भी कॉस्ट लगती है। जो लोग इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल चला, आप तो खैर चला ही रहे हैं, बहुत से लोग ये जो यूट्यूब और इंडिविजुअल्स जो चला रहे हैं उनको भी कैमरा खरीदना पड़ता है, ऑडियो देखना पड़ता है, एडिटिंग करानी पड़ती है अपने फुटेज की, एक थंबनेल बनाना पड़ता है, एक एडिटर चाहिए होता है, तो हर चीज़ की कॉस्ट है। जब आप किसी को 10, 20, 25 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी आपके लिए हो जाती है कि ऐसा ना हो कि आप आज तो 20,000 रुपये दे रहे हो, कल उसको बोलो कि आप कल से मत आना। हाँ। तो वो आदमी आपके लिए क्यों काम करेगा जब उसके पास सिक्योरिटी नहीं होगी। तो आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं कि आप अपनी टीम की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी सोचें, वरना तो सारे न्यूज़ चैनल बंद हो जाएंगे। तो ये धंधा है, न्यूज़ कम है, धंधा ज़्यादा है। ठीक, ये क्लैरिटी बहुत बहुत ज़रूरी थी, मतलब मुझे तो थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम सबको भी है। हाँ, मतलब हाँ, कि लोगों को भी हो जाए कि हाँ यार समझ लो कि ऐसा है कि आप देखिए ना, अब कितना बढ़िया डिफरेंस आया नितिन कि डिजिटल का जो कंज्यूमर है, डिजिटल पे जो वीडियो चलते हैं वो न्यूज़ चैनल पे नहीं चलते हैं। हाँ। न्यूज़ चैनल पे जो कंटेंट चलता है वो डिजिटल पे नहीं चलता है। हाँ। आप अब जो रेटिंग और व्यूअरशिप जो आप देखें, डिजिटल की व्यूअरशिप और टीआरपी की, टीवी की रेटिंग्स बिल्कुल विपरीत दिशा में चलती हैं, बिल्कुल विपरीत। और जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये बहुत डीप बात हो जाएगी, पर सारे एडवर्टाइजिंग कंपनीज ने अपना चंक टीवी का घटाते हुए अब डिजिटल पे बढ़ा दिया है। सो नेक्स्ट स्टेप जब पैसा डिजिटल पे बढ़ेगा तो फिर वो कंट्रोल कि यार मेरा स्पॉन्सर ऑफेंड ना हो जाए, क्यों, तो वो वहाँ भी आएगा, वो आना शुरू हो गया है। जो बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप, मुझे नहीं पता कैमरे के सामने कितना बोलेंगे, पर अगर आप उनसे ऑफ कैमरा बात करिए, जो बड़े हैं जिनका वीडियो डालते से मिलियन पहुंच जाता है, वो इस बात को कहते हैं कि इस तरह के दबाव वहाँ भी आते हैं कि ऐसे ही सवाल पूछे जाएं, ऐसे ही शोज़ बनाए जाएं जो उनकी सेहत पर विपरीत असर ना डालें। आपकी एल्गोरिदम्स को मैनेज किया जा रहा है, सोशल मीडिया की एल्गोरिदम्स को रसूख पर बैठे जो लोग हैं, जो जिनके हाथ में पावर है, वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कंटेंट जो है वो पुश किया जाएगा और कौन सा कंटेंट पुश नहीं होना चाहिए। ये मुझे तो, मैं बिल्कुल नया हूँ इस फील्ड में, उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन एहसास मुझे है क्योंकि मित्र मेरे उस तरफ भी बैठे हुए हैं। एक आपने इंटरव्यू किया था प्रधानमंत्री मोदी का, एबीपी न्यूज़ वाला। अब प्रधानमंत्री के रूप में तो एक ही इंटरव्यू किया आपने, हाँ, है ना, जिसमें मतलब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, और मतलब आप हंस के भी टाल सकते हैं इस सवाल को, कि जब आपके सहयोगी जो इंटरव्यू थी उन्होंने जब पूछा कि जो बाद में बहुत मीम हो गया कि भाई कैसे कर लेते हैं इतना, कौन सा टॉनिक पीते हैं वाला सवाल था, तो आपके मन में पहला रिएक्शन क्या आया उस वक्त? मोदी जी को जो आया, उन्होंने जो जवाब दिया, आपके मन में पहला रिएक्शन क्या आया कि भाई ये तो हम तो बात कर रहे थे नमो टीवी की, हम बात कर रहे थे कैंपेन की, इलेक्शन कमीशन की, वो आचार संहिता की बात हो रही थी, और भाई उस बीच में के बाद आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, कितना आप कैसे कर लेते हैं इतना काम, तो वो जब एकदम से आया तो आपका चेहरा तब तो नहीं सोचा था कि जब रूबिका ने सवाल पूछा कि ये इतना बड़ा मीम आगे जाके बन जाएगा और ये आज तक चल रहा है, इतिहास में दर्ज हो जाएगा, 6 साल से चल रहा है ये। हाँ। लेकिन उस बीच में ये मैं मतलब फ्रैंकली कहूँ कि ऐसे सवाल रिपोर्टर अमूमन पूछता था। हाँ। टॉनिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था कि आप थकते नहीं हैं, हाँ, कैसे इतना काम करते हैं, एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, क्या करते हैं। मतलब इनफैक्ट ये बात मैंने अमिताभ बच्चन से भी पूछा हुआ जब मैं केबीसी में जाता था, इस उम्र में आप कि आप 75 साल के हो गए, रिटायर क्यों नहीं हो जाते हैं भाई, अभिषेक बच्चन आप आ गया, आप आराम करिए। तो उन्होंने मतलब जो जवाब दिया था कि भाई मैं अगर काम नहीं करूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे काम करने की बीमारी है, अगर मुझे घर से बाहर निकलना है। तो रूबिका ने जब सवाल पूछा कि कौन सा टॉनिक लेते हैं, तब मुझे भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये मतलब मैं भी उस क्लिप का हिस्सा बन के इतिहास का गवाह बन जाऊंगा कि जब भी वो क्लिप लगेगी तो मैं भी दिखाई दूंगा बगल में बैठा हुआ। इतना आज तक 6 साल से वो क्लिप चल रही है, मुझे लगा कि भाई मुझे पूछ लेना चाहिए इस बारे में। तो मतलब जो सवाल पूछा उस वक्त मुझे इतनी आपत्ति नहीं थी कि भाई ठीक है, टॉनिक शब्द नहीं बोलती वो तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, बाकी तो सब ठीक है। हाँ। और प्रधानमंत्री के साथ जब आप सवाल करते हो तो आप उनसे चुहलबाजी तो करनी बात हो, जैसे आप मेरे साथ कर ले रहे हैं, बीच बीच में छेड़ ले रहे हैं आप मुझे। अब वो है तो उनके पद की गरिमा, उनके घर में आप बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको समय दिया है,
तो इसी तरह के सवाल होते हैं कि आपका फेवरेट पास टाइम क्या है, समय कैसे बिताते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, परिवार में फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो जो आप 1 घंटे का इंटरव्यू कर रहे हैं, 1.5 घंटे का उसमें 2 4 5 सवाल ये लाइटर मोमेंट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से वही सोच के रूबिका ने पूछा होगा। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो रूबिका ही बताएंगी मैं क्यों तो ये भी नहीं पूछ रहा क्यों पूछा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने पूछा, उनके मन में सवाल आया, उन्होंने पूछा, मैं तो सिर्फ आपका रिएक्शन पूछ रहा था, क्योंकि उस वक्त जैसे आपने कहा, और शायद मैं पूछता भी नहीं अगर वो इतना मीम ना बना होते उसके, है ना। भाई प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं को कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, शायद मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ये भी उन्होंने उन्हीं को कहा। तो अब वो शायद ऐसी जगह सही समय सही वक्त पर हो जाती है, सही जगह पर, कि वो वायरल हो जाती हैं। तो वो आप उसमें हिस्सा थे इसलिए मैंने पूछ लिया और कोई कारण नहीं है। बातें बहुत सारी हैं करने को, तो जल्दी से कुछ पर्सनल बातें। मैं टेलीविज़न में इसलिए आया कि मुझे लगता था कि यार ये काम ऐसा है कि ये कुछ नया करने को मिलेगा और रूटीन नहीं है, इट इज़ नॉट क्लरिकल, और कुछ ऑब्वियसली क्रिएट करने को मिलेगा, कहानी कहने को मिलेगी, और जनता की आवाज़ पहुंचेगी और वगैरह वगैरह, तो देश बदलेंगे। आप क्यों आए? आप जर्नलिज्म में क्यों आए? न्यूज़ देखने सुनने की आदत थी, न्यूज़ सुन के अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ अपने दोस्तों से, जो स्कूल के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे। तो जब आप उनसे किसी चीज़ पे बात करें, बहस करें, सामान्य ज्ञान की बातें हों कि फलां का राज्यपाल कौन है और ढिमकाना का संविधान कैसे बना, और आप उसमें जवाब दे दें और वो ना दे पाएँ, तो आपको लगता था कि आपको इनसे ज़्यादा आता है। तो एक तो मेरे ख्याल से घर की परवरिश ऐसी थी, फादर न्यूज़ के उसमें थे, ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में, तो परवरिश वैसी रही। तो इस चक्कर में कुछ और सोचा नहीं। कहने को मैं साइंस का छात्र हूँ, बीएससी किया मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। मुझे ही पता है कि मैं जीवन में कई सारी गलतियाँ की हैं मैंने, तो वो क्यों मैंने साइंस लिया मुझे आज तक नहीं पता है। 12वीं में क्यों मैं मैथ्स लेके, मैथ्स और बायो दोनों थे स्कूल के दिनों में। तो उसको पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि ये विषय मेरे बस के नहीं है। मेरे को न्यूज़ ही समझ में आती है, तो मुझे न्यूज़ की तरफ ही रहना चाहिए। तो शायद इसीलिए मैं इस तरफ आ गया, मौका मिल गया। अगर आपको आज, मतलब हमने इतनी बात की और आप अभी भी लंबी पारी खिलाड़ी हैं, और अभी भी आप एनडीटीवी में प्राइम टाइम शो कर रहे हैं, और अनफिनिश्ड हैं, करते रहेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आज मतलब माहौल बड़ा अजीबोगरीब है, बहुत तरह के प्रेशर्स है, सब पे प्रेशर्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि बिज़नेस है तो बिज़नेस ओनर्स का प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तरह का बिज़नेस है। नैरेटिव सेटिंग का प्रेशर होता है, और मैं चाहूँगा कि आप दोनों तरफ से गाली खाते रहें, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एक मौका दिया जाए कि यार लेट्स रीस्टार्ट, अगर हम न्यूज़ इंडस्ट्री को, अगर हम दुनिया या देश बदलने की सोच रहे थे तो उस दिशा में ही काम करें, लेट्स रीस्टार्ट करें, तो आज अगर करना हो तो एक आइडियल सेटअप न्यूज़ का बनाना हो तो क्या होगा? सारे प्रेशर्स हैं, उनसे बचना कैसे होगा? कि भाई तो बात तो वही है कि पैसा लगाएगा तो उसका प्रेशर होगा, स्पॉन्सर अगर मतलब पैसा खींच लेगा, वो कहेगा बिलिंग रोक दो मेरी, है ना, क्योंकि तुमने योगा दिवस पे ये दिखा दिया। तो बिल्कुल ये तो होता ही। तो इसका एक ही तरीका है, अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं, ईमानदार न्यूज़, अच्छी न्यूज़, सकारात्मक न्यूज़ तो कभी सकारात्मक होती नहीं है, न्यूज़ तो न्यूज़ होती है, मतलब जेन्युइन जर्नलिज्म देखना चाहते हैं नितिन, तो जनता को फ्री की चीज़ें देखना बंद करना पड़ेगा। उनको इस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप अगर अच्छा न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं, अगर आप ये तय कर दें कि मैं न्यूज़ चैनल देखने के बदले में आपको महीने के 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी एक नॉमिनल फ़ीस आप पे लगती है, तो आप वो देने को तैयार हैं, तो शायद न्यूज़ चैनल में ये हिम्मत आएगी कि वो विज्ञापन दाताओं की तरफ, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, कॉरपोरेट हो, उनकी तरफ नहीं जाएगा। वो इंडिपेंडेंटली, ईमानदारी से आपके मतलब की खबरें दिखा पाएगा। पर क्योंकि हम उस तरफ जाते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। कुछ डिजिटल मोड से शुरू किया है काम, डिजिटल ने शुरू किया है, और अच्छा कर भी रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि आप जितना कंट्रोल इसके ऊपर से ख़त्म हो, और पब्लिक का कंट्रोल, पैसे का, पब्लिक का कंट्रोल, जवाबदेही पब्लिक के लिए है ही नहीं ना हमारे पास। हम कुछ भी कर देते हैं, मतलब हम माफ़ी तक नहीं मांगते हैं। जब बहुत बात बढ़ गई तो माफ़ी मांग ली, जब बहुत डंडा पड़ा तो कोर्ट ने कुछ कह दिया तो टिकट चला दिया और निकल गए। तो वो जवाबदेही, जब जनता हम पे पैसा लगाएगी और कहेगी कि मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के 100 रुपये दिए हैं
और आप हमको इस तरह की स्टोरी करा करिए, और हम नहीं करेंगे, वो सब्सक्रिप्शन खींच लेगी, वो 100 रुपये मेरे खाते से चले जाएंगे बाहर, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। उस 100 रुपये बनाए रखने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, हमको उस दर्शक के हिसाब से स्टोरीज़ को, कॉन्टेंट को, अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को बनाना पड़ेगा। जब हम नहीं बना रहे हैं तो क्या कहेगा बेचारा। हम तो मजबूरी में, उसके सामने 8-10 चैनल हैं, वो जो करते, एक जैसे चैनल, एक जैसी खबरें, एक जैसा लुक, वही आदमी आज यहाँ है, कल वहाँ, बैठ के वही डिबेटिंग हो रही है, वही बात पे डिबेट हो रही है, तो कहाँ से अलग होगा। तो मैं, एक दर्शक के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस बात का हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। हमने तो अपनी पारी खेल ली, आई एम 50+ ना, हमने तो अपनी पारी खेल ली, पर जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले लोग जर्नलिज्म वाकई में करना चाहते हैं, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उनको एक अच्छा ग्राउंड मिले जिसमें वो अच्छी ईमानदार पत्रकारिता कर सकें। और वो तभी हो सकती है, अभी जो मुझे समझ में आता है, कि जब दर्शक अच्छी पत्रकारिता के लिए अपनी जेब से चाहे चवन्नी निकालें, पर निकालने की हिम्मत रखें। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, मैं आज़ाद हूँ, अंग्रेजी, मीट जॉन डो की कॉपी थी, और ऑल टाइम उसमें फेवरेट मूवी है। हाँ, एक आम आदमी को एक पत्रकार जो है हीरो बना देते हैं उसके नाम से लिखते लिखते, और वो मसीहा बन जाता है, और बाद में उसका प्रयोग राजनीतिक कारणों के लिए करे जाने की बात होती है। तो अपनी बात को साबित करने के लिए आज़ाद को मरना होता है, तो किसी को तो आज़ाद बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई तो आज़ाद खड़ा होगा। उम्मीद है कि सर आप चलते रहें और अनफिनिश्ड रहें, और आपकी किताब बहुत अच्छी है, प्लीज़ पढ़ें जिन लोगों को इंटरेस्ट है उस आम आदमी पार्टी की कहानी में। और बाकी बातें फिर एक बार हम लोग दोबारा मिलेंगे, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ पत्रकारिता बात की है, आपसे तो बात ही नहीं की हमने। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लवली टॉपिक, थैंक यू।